हम अब आपके साथ क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम अब आपके साथ क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं आप बोर्ड ब्रेक में क्या करते हैं? नमन नमन, अभी तो किसानों की चर्चा हो रही थी, हर जगह वही चर्चा हो रही है, तो हमारे यहाँ पर भी जब बाहर बैठते हैं तो सबसे पहले यही चर्चा होती है। मैं एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं। ये एग्जाम्पल कहां से लिया हमने? क्या ये टेक्स्ट बुक है या आपकी मेन बुक है? ये टेक्स्ट बुक है, यानी इंड एएस का टेक्स्ट है। ये मॉड्यूल नंबर 3 है। ये पता चल गई बात? पहले इसमें टेक्स्ट है, किसका टेक्स्ट है? इंड एएस 28 का टेक्स्ट है कि इंड एएस 28 थोड़ा फोकस बना नहीं अभी तक। इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर का इसमें एक एग्जाम्पल है। ये है एग्जाम्पल, ये जा रहा है वो एग्जाम्पल, ठीक है। ये है एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हमारे इंस्टीट्यूट ने जो अभी स्टडी मटेरियल को रिवाइज किया, तो ये एग्जाम्पल आपकी स्टडी में डाल दिया है। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल बीच में आ गया है। तो जो मेरा अब पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है, मैं कुछ पॉइंट तो आपको पढ़ाऊंगा जो आपको पहले भी पता है, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ ये एग्जाम्पल भी कराऊंगा। ओके, यू गॉट इट? ये एग्जाम्पल क्यों कराएंगे हम, आपको पता चल गया, क्योंकि आपकी नई स्टडी मटेरियल में उन्होंने इस एग्जाम्पल को कवर कर दिया है। ठीक है विशाल? तो मेरे साथ साथ हम पहले यहां पर कुछ पॉइंट समझेंगे। पैट भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, तो डायरेक्ट पैट लेते हैं बिफोर डिविडेंड। हाँ नमन, आप उसमें स्मार्ट वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लिखें इसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स। तो मुझे ये बताओ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम नॉन करंट एसेट्स में फाइनेंशियल एसेट्स में यहां पर दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। क्या ये बात हम पहले से आपको बता चुके हैं? आगे लिखें, क्या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में कुछ और भी चीजें हो सकती हैं? क्या हमने कुछ और पैसा भी हो सकता है इसमें दिया हो? द आंसर इज यस। ये हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन टू एसोसिएट्स। कोई हमने लॉन्ग टर्म लोन भी दिया हुआ है एसोसिएट को, भी आ सकता है। क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स भी हो ऑफ एसोसिएट्स? द आंसर इज यस, ये भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे लिखिएगा, अबव आइटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स। इनको नेट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स।
पहले तो बताओ ये कोई कॉम्प्लेक्स बात है? अभी तक हमने कोई भी अजीब बात नहीं करी है। थर्ड नंबर आगे लिखें, समटाइम्स when post acquisition changes are adjusted, then investment in associate, ये ऊपर वाली कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई? इक्विटी हो गई ना, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस को नीचे लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन इक्विटी में बिकम जीरो। क्या ये हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जीरो भी हो सकती है? द आंसर इज यस, वो जीरो भी हो सकती है। हाँ, अनिल पूछ रहे हैं क्या लोन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, मैं कॉन्ट्रा तो कैंसिल करता नहीं हूं। हम एसोसिएट में कॉन्ट्रा कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये जीरो हो सकती है। डू नॉट मेक इन्वेस्टमेंट्स नेगेटिव, उन्हें नेगेटिव ना करें। अगर मान लीजिए पोस्ट एक्विजिशन में ज्यादा लॉसेस आ जाएं तो उसको नेगेटिव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको नेगेटिव ना बनाएं। रेदर सच post acquisition changes should be adjusted in investment in preference shares of associates. क्या समझ में आई बात जो मैंने लिखी है? मैंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है तो इसे कहां तक ले जाना? जीरो तक ले जाना। वैसे ये बताओ कि ये नेगेटिव होगी क्यों? जब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा कि पोस्ट एक्विजिशन लॉस होगा? आई डोंट नो, प्लीज टेल मी। जब ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होगी कब? जब ये पोस्ट एक्विजिशन लॉस है। तो मैंने आपसे कहा क्या इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो सकती है? द आंसर इज नो, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो जीरो से नीचे नहीं आ सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास लॉस ज्यादा है तो फिर वो तुम एडजस्ट कहां करोगे? तो मैंने कहा फिर तुम अपने पास इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एसोसिएट में एडजस्ट करोगे। बट दिस इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बिकम जीरो, ये जीरो हो सकती है, नॉट नेगेटिव। ओहो, तो ये भी जीरो तक आएगी, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर आता है इफ स्टिल पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस आर टू बी एडजस्टेड। अब बताओ, वैसे तो कॉमन सेंस लगाओ, आप खुद भी बता सकते हो अब क्या होना चाहिए। अब मैं किसके साथ एडजस्ट करूंगा? भाई हमने पहले इक्विटी में एडजस्ट कर दिया, उसको जीरो कर दिया, फिर प्रेफरेंस को जीरो कर दिया, अब किसको जीरो कर देंगे? अब हम अपने पास लॉन्ग टर्म लोन को जीरो कर देंगे। स्टिल पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस आर टू बी एडजस्टेड, देन लॉन्ग टर्म लोन टू एसोसिएट्स should be adjusted. This can be again zero. But not negative. नेगेटिव ये भी नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ अधिकतम क्या हो सकता है? अधिकतम क्या हो सकता है? इसका मतलब यह कि तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, यह अधिकतम हो सकता है। विशाल ने पूछा फिर भी लॉस आ जाए तो क्या करेंगे? एनी फर्दर लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड एडजस्टेड
इन फ्यूचर। अगर कोई आएगा तो हम उसको फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे। हाँ नमन, ऑर्डर यही रहेगा, सबसे पहले आप इक्विटी में लॉस एडजस्ट करेंगे, फिर प्रेफरेंस में, फिर लॉन्ग टर्म लोन में। ईशान, मैं आपको ये सवाल के दौरान दिखाता हूं। इफ यू डू नॉट हैव इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, मानव ने पूछा अगर प्रेफरेंस शेयर ना हो तो फिर लॉन्ग टर्म लोन में आ जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म लोन भी ना हो, प्रेफरेंस भी ना हो, तो बात खत्म, इक्विटी जीरो हो गई, इससे आगे जा नहीं सकता। मुझे फटाफट से बताइए, दिखाओ भाई, इधर दिखाओ। लिख लिया तो मुझे बताइए। हाँ, सार्थक कह रहा कब तक कैरी होगा, कभी भी ऐसा कुछ कैरी नहीं है, अभी आपको दिखाएंगे, बिल्कुल बेकार की बात। अब क्या करें, इनसे चूट नहीं है पॉइंट। वैसे तो ये लॉजिकली पूछ डालने की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने उठाकर स्टडी में डाल दिया। मुझे फटाफट से बताएं, यहां तक लिख लिया है तो मैं आपके साथ अब आगे चलूंगा। रुक जाओ, पहले बच्चों को लिखने दो, फिर उसके बाद पीछे जाना। चलिए जी, सबने लिख लिया है, और वापस वहां दिखा दो। चलिए जी, हाँ बिल्कुल साहब। टेक्स्ट कौन सा मॉड्यूल है? टेक्स्ट का मॉड्यूल है नमन, मॉड्यूल नंबर 3। चलिए जी, हाँ हैप्पी बर्थडे तान्या। चलिए जी मेरे साथ साथ, मैं आपसे एक छोटे एग्जाम्पल के जरिए डिस्कशन करना चाह रहा हूं। एक छोटे एग्जाम्पल के जरिए एक डिस्कशन करना चाह रहा हूं। मान लो पी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी इन इक्विटी ऑफ एसोसिएट्स, इन प्रेफरेंस ऑफ एसोसिएट्स, बड़ा कर दे अमाउंट, 1 लाख रुपीज 50,000, और लॉन्ग टर्म लोन टू एसोसिएट्स 60,000। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको ईयर एंड पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी है। तो मुझे ये बताओ, नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में कितनी चीजें आएंगी हमारे पास? 31 मार्च, ये 1 अप्रैल है, तो हमारे पास 31 मार्च में क्या यहां पर इन्वेस्टमेंट जो आएगी इन लॉन्ग टर्म लोन भी आएगी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर भी आएगी, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर भी आएगी? बोलिए हाँ। हाँ प्रिया, एक बार मैं अपनी बात को समझाना चाहता हूं, अगर आप लिख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी मैं आपको बाद में एक सवाल कराऊंगा, ठीक है? पर मैं अपनी बात को समझाना चाहता हूं, आई नीड कि आप मेरी बात को समझें भी साथ साथ में। मान लो यहां पोस्ट एक्विजिशन में हमारा इक्विटी के लिए जो लॉस हुआ है वो हुआ है ₹70,000 या 1,70,000। तो बताइए, अब हमारा लॉस हुआ 1,70,000, दिस इज लॉस। तो आप इसके 2 इफेक्ट डालते थे, फटाफट से बताओ 2 इफेक्ट पोस्ट एक्विजिशन के क्या क्या डालते थे? क्या आप अपने पास 1,70 के लॉस को अपनी अदर इक्विटी में और दूसरा इन्वेस्टमेंट में भी लिखते थे? द आंसर इज यस, आप उसको अपने पास वहां भी लिखते थे। मैंने कहा है ये 170 का लॉस जो आप डालेंगे, तो आप सबसे पहले किसके साथ एडजस्ट करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन लॉस। अगर मेरे पास ये दोनों होती ही नहीं तो आप कितना लिख सकते थे लॉस? फटाफट से बताओ। अगर मेरे पास ये दोनों होते ही नहीं, सिर्फ इक्विटी होता, तो आप कितना लॉस लिख सकते थे? आप अधिकतम 1 लाख तक का लॉस लिख सकते थे। लेकिन चूंकि मेरे पास अब कुछ ज्यादा है, तो अभी भी लिखेंगे तो 1 लाख तक का ही, बट मैं कुछ और लॉस भी लिख सकता हूं। बताओ अब मैं और कितना लॉस लिख सकता हूं?
मैं 50,000 का प्रेफरेंस के साथ एडजस्ट कर दूंगा। इसका मतलब यह कि मैं पोस्ट एक्विजिशन में इस इन्वेस्टमेंट के साथ भी सेट ऑफ कर दूंगा। चलो ये बात भी खत्म। अभी भी कुछ लॉस एडजस्ट कर सकता हूं। बताइए कितना लॉस एडजस्ट कर सकता हूं मैं? अब 170 था ना, तो मैं पोस्ट एक्विजिशन का लॉस 20,000 यहां से एडजस्ट कर सकता हूं। मेरे पास जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी वो कितने की आएगी? 40,000। और साथ में अदर इक्विटी में मैं कितना एडजस्टमेंट करूंगा? 170 का लॉस एडजस्ट करूंगा। आई होप देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिवाय इसके कि आपको मैं लॉस सेटअप करना दिखा रहा हूं कि कैसे दिखाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या मैं एक अगला साल भी ले सकूं तो चलेगा? मान लेते हैं यहां पोस्ट एक्विजिशन में फर्दर लॉस हो गया, ₹60,000 का। मुझे वैसे बताओ, अगर मैं क्यूमुलेटिव लॉस बोलूं तो क्यूमुलेटिव लॉस हो गया 2,30,000। अब बताइए, आप क्यूमुलेटिव से करना चाहते हैं कि पिछले वाले में एडजस्ट करके सिखा दूं? दोनों में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यूमुलेटिव से करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ये बैलेंसेस को मैं फिर से शुरू से लिखूंगा और क्यूमुलेटिव एडजस्ट करूंगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आप यहां से एडजस्ट करेंगे तो मैं सिर्फ 60,000 एडजस्ट करूंगा। पहले वाले में एडजस्ट नहीं करो। ओके, तो लो भाई, मुझे फिर से बताओ, हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का अमाउंट अब कितना आ रहा है? तो शुरू से फिर से लिखना शुरू कर दूंगा। तो मैं पहले लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन ₹60,000 था, ये कॉस्ट मेथड पे है। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर 50,000 था, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कितने का था? 1,00,000 का था। जब मैंने शुरुआत में बैलेंसेस लिखे हैं तो अब क्यूमुलेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, मुझे फटाफट से बताओ ये 230 कैसे एडजस्ट होगा? तो कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मेरी बात समझ चुके होंगे तो आप कहेंगे यार ये करा ही क्यों रहे हो? सीधा बोल दिया ना, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये बात काफी नहीं है क्या? इन्वेस्टमेंट नेगेटिव नहीं हो सकती है, अगर आपके नेगेटिव हो जाएगी तो गलत हो जाएगी। तो मुझे फटाफट से बताओ आप कहां कहां एडजस्ट करेंगे? 230 एडजस्ट करना है, कहां कहां एडजस्ट करेंगे? 1,00,000 यहां एडजस्ट कर देंगे, 50,000 यहां एडजस्ट कर देंगे, और यहां पर भी कितना एडजस्ट कर पाओगे? सिर्फ 60,000 ही तो कर पाओगे, सिर्फ 60 ही तो कर पाओगे। तो मुझे बताओ अदर इक्विटी में आप कितना लॉस एडजस्ट कर पाओगे? सिर्फ 2,10,000 का लॉस एडजस्ट कर पाओगे। मुझे बताओ किसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर दिया? कैरी फॉरवर्ड का मतलब है जो मैं एडजस्ट नहीं कर पाया। 20,000 को मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, 20,000 को मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड बोल दिया हमने कहा बाद में देख लेंगे इसको। मुझे आगे बताइए, अगले साल क्या मैं अगले साल कुछ मसाला डालूं कि नहीं डालूं? क्या मैं अगले साल कुछ मसाला डालूं कि नहीं डालूं? मैंने अगले साल में आपको कुछ और पॉइंट भी बता दिए। मैंने कहा फर्दर मेरा लॉन्ग टर्म लोन में गेन हो गया 20,000 का, प्रेफरेंस शेयर में भी गेन हो गया 10,000 का, और हमारा पोस्ट एक्विजिशन लॉस हो गया, फर्दर लॉस ₹50,000 का। आप ना कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो, मुझे क्या दिक्कत है। मैंने इसमें नया पॉइंट ये डाल दिया, क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर फेयर वैल्यू चेंज हो सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, इनकी फेयर वैल्यू में भी तो चेंज आ सकते हैं। तो मैंने आपको कह दिया दो चीजों में आपको गेन हो गया, और साथ में आपके पास एक पोस्ट एक्विजिशन फर्दर लॉस हो गया। अब मुझे ये बताइए, अब मैं फिर से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं, क्या क्यूमुलेटिव जैसे पहले बनाई थी वैसे बना दूं, या मैं इसको ब्रॉट फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर दूं? भाई यहां तक तो एडजस्ट कर दिया, बाकी फर्दर और एडजस्ट कर दो, क्योंकि जल्दी किस में होगा? तो जल्दी दोस्त होगा ब्रॉट फॉरवर्ड से। तो इसका मतलब मैं ब्रॉट फॉरवर्ड से कर दूंगा तो आपको झट से पता चल जाएगा कि हां ठीक है, यहां तक का तो एडजस्ट कर ही दिया था। नेट इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारे पास? लॉन्ग टर्म लोन है 60,000 का, सॉरी निल,
क्योंकि हमारा 0 हो चुका था। प्रेफरेंस शेयर में था 0 और इक्विटी शेयर में था 0। ये मैंने अपने पास इन बैलेंसेस को यहां पर लिख दिया और मैं अब आगे एडजस्टमेंट्स करूंगा। ध्यान से देखिएगा। हाँ, इंक्रीमेंटल अप्रोच से चल रहे हैं। एक तो ये गेन हो गया, ये तो गेन वैसे ही आपको रिकॉर्ड करना ही था, फटाफट से बोलो हाँ, क्योंकि ये तो चेंज इन फेयर वैल्यू है भाई, आपकी इन्वेस्टमेंट में वैसे ही गेन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है इन्वेस्टमेंट वैसे ही गेन कर जाए? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट वैसे ही गेन कर सकती है आपके पास। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर भी आप होल्ड करते थे, उनमें भी गेन हो गया। 2 जगह तो आपको गेन हो गए और साथ में आपका एक लॉस आ गया। मुझे फटाफट से बताओ, ये जो लॉस आ गया 50,000 का, प्लस आपका पिछला भी लॉस पड़ा हुआ है, टोटल लॉस कितना हो गया? मैं इसको 5,000 कर दूं क्या? फर्दर लॉस 5,000। मैंने फर्दर लॉस थोड़ा मसाला डालने के लिए मैंने कर दिया 5,000। मुझे बताओ अब आपके पास ये कैरिड फॉरवर्ड लॉस और ये लॉस, टोटल कितना लॉस हो गया? 25,000। बताओ एडजस्ट कहां से होगा 25,000? फटाफट से बताओ ये 25,000 कहां से एडजस्ट होगा? सबसे पहले किसमें होगा? इक्विटी में तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले कहां एडजस्ट होगा? माइनस यहां। बताओ यहां क्या एडजस्ट हो सकता है? 10,000। और यहां कितना एडजस्ट हो सकता है? 25 था ना, तो यहां हो सकता है 15,000। बताओ कितना बैलेंस आ गया? 5,000। नील और नील। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आता, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन की कोई लॉजिक नहीं बनता है। अच्छा मुझे बताओ, अब हमारे पास अदर इक्विटी में इस बार क्या एडजस्ट हुआ? अदर इक्विटी में ये गेन हुआ, ये गेन हुआ, ये लॉस हुआ। तो मुझे फटाफट से बताओ कितने का अमाउंट हो गया? दिस इज 20 और 20 10 30 माइनस 5 25। 5,000 रुपए का सिर्फ एडजस्ट हुआ, क्योंकि 20 का ये भी लॉस था, तो अदर इक्विटी में सिर्फ 5,000 रुपए एडजस्ट हुए, ओनली 5,000। अब मुझे ये बताइए इसके ऊपर, हाँ विशाल, इसमें कोई ये प्रैक्टिकल, मैंने वही कहा ये कोई सवाल नहीं बनते हैं, बट इंस्टीट्यूट हैज गिवन वन प्रैक्टिकल ऑन दिस। आई वॉन्ट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो अल्टीमेटली नया क्वेश्चन आया है, तो आई वॉन्ट टू सॉल्व इट। क्या आप मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन करना चाहेंगे? हाँ, उत्कर्ष जितना टाइम मर्जी कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नमन, इंक्रीमेंटल अप्रोच से फटाफट सवाल हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन को देखें। दिखाओ जी। हाँ, कर्णिका पूछ रहे हैं पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है बेटा 559। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये मॉड्यूल नंबर 3 है और ये मॉड्यूल नंबर 3 भी टेक्स्ट का है, और आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन नई स्टडी मटेरियल में भी है, वो मैं आपको होमवर्क में ढूंढ के दे दूंगा, वो आप होमवर्क में करेंगे। ओके, मैं आपको क्वेश्चन क्लास में इससे करा रहा हूं, बाकी होमवर्क के अंदर वो क्वेश्चन दे दूंगा निकाल करके, वो कौन सा क्वेश्चन है, तो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, अब देखिए जरा, हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इनका 3 पेज का क्वेश्चन विद आंसर है, तो मैं आपको सीधा सीधा इसका क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस करूंगा। अंशु, पेज नंबर इज 559, मॉड्यूल नंबर इज 3 ऑफ टेक्स्ट। जो हमारी किताब का टेक्स्ट है इंडियस का, उसमें यह क्वेश्चन है। तो मैं अपनी बात को अब यहां पर करने जा रहा हूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ध्यान से पढ़िए। कह रहा, दिस एग्जाम्पल पोर्ट्रेज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इलिस्ट्रेटिंग हाउ एन एंटिटी इन्वेस्टर अकाउंट्स फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दैट इन सब्सटेंस फॉर्म द पार्ट एंटिटीज नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, अप्लाइंग इंडियस 109 एंड इंडियस 28 बेस्ड ऑन द assumptions। कहता है 109 भी लग रहा है और 28 भी लग रहा है। द एंटिटी अप्लाइज 109 in accounting for long-term interests. The entity applies Ind AS 28 to its net investment in associate, which includes long-term interests. The analysis of this example is not intended to represent the only manner in which the requirements could be applied. कहता आप उसको किसी और ढंग से भी प्रेजेंट कर सकते हो। Now come to the question. इन्वेस्टर के पास है ऑर्डिनरी शेयर्स 40%, ठीक है, जिस पर आप इक्विटी मेथड लगाते हैं। साथ में है प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट एज पर 109। चले आगे, साथ में एक लॉन्ग टर्म लोन है
that forms the part of net investments that investors measures at amortized cost as per 109। ध्यान देना, amortized cost भी एक तरीका होता है 109 का, ये हमने आपको भी बताया नहीं है तो हम आपको ये भी बता देंगे बीच में कैसे होता है ये। जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और वो कहता है इसके अंदर हमको इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम पर मिलती रहती है। लॉन्ग टर्म लोन इज द मोस्ट सीनियर। व्हाट इज मोस्ट सीनियर? मतलब ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है इन कंपैरिजन टू दीज टू। ठीक है, उसके बाद वो ये अपनी फालतू कह रहा है कि और ये क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं है वगैरह, 109 की बातें मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर। एसोसिएट डज नॉट हैव आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर, वो कहता है ये भी हमारे को कुछ नहीं करना है, बाकी आगे कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है वगैरह वगैरह। असल में क्या है कि उन्होंने ये 3 बातें लिखी और उसके बाद दिस टेबल समराइजेस द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब उन्होंने कुछ टेबल दिया है, मैं अगले पेज पर ले जा रहा हूं आपको। अनमोल सीनियर का मतलब है मोस्ट सिक्योर अमंग दीज, यानी कि इनमें से ये सिक्योर है। ओके, वैसे ये आपको पता ही था, बचपन से पता है कि लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा सिक्योर होगा प्रेफरेंस शेयर्स के मुकाबले, प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा सिक्योर होंगे इक्विटी के मुकाबले। लो अब ध्यान से देखिएगा, वो हमें कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 1 पी अप्लाइंग इंड एस 109, ये पी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स में इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 110। तो इसने क्या आपको पहले इसकी वैल्यू बताई थी कि इसकी वैल्यू कितनी है? अच्छा, एक लाइन हमने यहां पढ़ी नहीं है, उसमें लिखा हुआ है, कहता है ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी है? 200, प्रेफरेंस शेयर में कितनी है? 100, और लॉन्ग टर्म लोन में कितनी है? 100। याद रहेगी आपको, 200, 100 और 100, यही उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ओके, ईयर 1 में प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू में यह उसकी फेयर वैल्यू है। लॉन्ग टर्म लोन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 109 का ही है, लेकिन उसकी वैल्यू बता रहा है 90 है। प्रॉफिट लॉस ऑफ एसोसिएट हमारा 50 है। ऐसे ही उसने हर साल का, कितने वर्षों का सवाल दे दिया? 7 वर्षों का सवाल दे दिया। कहता है 7 वर्षों का ये डेटा है। क्या मैं आपको इस सवाल के अंदर, अब इन्होंने जैसे किया है मैं उनका तरीका फॉलो नहीं करना चाहता, क्या मैं आपको अपने तरीके से इसे करा दूं? नमन, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एक मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग अपने पास ना एक आईआरआर के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं, इफेक्टिव रेट के इंटरेस्ट से। तो आपको अभी उसके अंदर मैंने इफेक्टिव रेट का बारे में नहीं बताया हुआ, लेकिन आप इससे अपना काम चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो आइए मेरे साथ साथ, दिस इज इलिस्ट्रेशन इन इंड AS 28 टेक्स्ट, पेज नंबर 559। आप इंड AS का टेक्स्ट देख लो, उसके अंदर लास्ट में मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। मुझे ये बताओ, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, वो कितनी कितनी खरीदी हैं? ध्यान से बताओ। तो उसने ऑर्डिनरी शेयर में 40% आपका है ऑर्डिनरी शेयर, तो आपने ये खरीदी है, यहां लिखा है ये 200 रुपए की खरीदी है। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज के खरीदे हैं और लॉन्ग टर्म लोन 100 रुपए के खरीदे हैं। चले आगे। अब वो आपको जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनो। कहता है हमारे पास इसमें पोस्ट एक्विजिशन में क्या क्या चीज है, ध्यान से सुनते जाओ। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 110 हो गई, तो क्या प्रेफरेंस शेयर में 10 रुपए बढ़ गए? प्रेफरेंस शेयर में 10 रुपए बढ़ गए। फिर कहता है लॉन्ग टर्म लोन में 90 रुपए घट गए। लॉन्ग टर्म लोन 100 का था, 10 रुपए घट गए। और एसोसिएट का प्रॉफिट हुआ 50, तो ऑर्डिनरी शेयर्स में आपका प्रॉफिट का पोस्ट एक्विजिशन का शेयर कितना हो गया? 50 का 40%, 20।
मुझे फटाफट से ये बता दो कि मेरे पास बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए वो कितनी कितनी आनी चाहिए। आप ट्राई करेंगे? पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए। क्या ये प्रेफरेंस शेयर इसको बढ़ा देंगे तो ये 110 हो जाएंगे? भाई ये प्रेफरेंस शेयर इसको बढ़ा देंगे 110 हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म लोन इसे घटा देगा, ये 90 हो जाएगा। ये 20 का गेन है तो ये सीधा 220 हो जाएगा। बात खत्म, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। आपकी नेट इन्वेस्टमेंट जो यहां पर थी 400, बताओ नेट इन्वेस्टमेंट यहां कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 200 और 300, 400, 420, 420 हो जाएगी। और आप अपने पास अदर इक्विटी में कितने रुपए एडजस्ट कर देंगे? अदर इक्विटी में 20 रुपीज एडजस्ट कर देंगे। आप यहां से भी देख सकते हैं, अदर इक्विटी में 20 रुपीज एडजस्ट हो जाएंगे। क्या मैं पहले अपनी चर्चा को पूरा कर दूं जो मैं करना चाहता हूं? इंस्टेड मैं उनके तरीके को ना देखकर पहले को बताऊं कि कुछ भी नहीं है ये। अगले साल की बात करो। कह रहा है अगले साल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 90 हो गई। क्या अगले साल प्रेफरेंस शेयर 20 से डाउन हो गए? अगले साल लॉन्ग टर्म लोन भी 20 के डाउन हो गए। ओ माय गॉड, 20 के ये भी डाउन हो गए। और ऑर्डिनरी शेयर्स में 200 का लॉस हुआ। क्या 200 का 40% कर दो, 80 का लॉस हो गया। मैंने ये 40% क्यों करता हूं? जब मैं एसोसिएट के लॉस की बात करता हूं तो कहता हूं उसका लॉस 40%, क्योंकि भाई वो तो इक्विटी मेथड में 40% ही लोगे ना। नाउ प्लीज टेल मी, जब तुम प्रेफरेंस शेयर को 20 से कम कर दोगे तो ये कितना रह जाएगा? 90। लॉन्ग टर्म लोन रह जाएगा 70 और ये 80 जब तुम इसमें एडजस्ट करोगे तो क्या 80 पूरा का पूरा इसमें एडजस्ट हो जाएगा? 220 में 80 एडजस्ट कर दो, 220 में 80 माइनस कर दो तो कितना बच गया? 140। बैलेंस देख लीजिए, प्लस कितना हो गया? प्लस 90 प्लस 70 तो ये हो गया 300। और हमारी अदर इक्विटी में क्या एडजस्ट हो रहा है? अदर इक्विटी में यहां 120 का लॉस एडजस्ट हो रहा है। आप आराम से सोचो, मैं आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं बताना चाहता, मैं आपको ये कहना चाहता हूं फर्स्ट वी मस्ट नो कि मैं चाहता क्या हूं आपको बताना। फिर वी कैन शो इन द लेजर, वी कैन जनरलाइज, वी कैन डू प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। देयर कैन बी ओनली 3 मेथड्स। इधर यू कैन से कि सर इसकी एंट्रियां डालकर बताओ, और यू कैन से इसका लेजर बनाकर दिखाओ, और यू कैन से इसको बैलेंस शीट में दिखाओ। तीन तो तरीके मुझे कह सकते हो, मैं तीनों बता दूंगा आपको। आगे बताइए। मुझे बताओ अब हमारा थर्ड ईयर में क्या हुआ? थर्ड ईयर में वो कहता है 90 का 50 हो गया। प्रेफरेंस शेयर 40 से डाउन हो गए और लॉन्ग टर्म लोन 20 से डाउन हो गया और ऑर्डिनरी शेयर में 500 का लॉस आ गया। तो 500 का 40% कितना होता है? 200 का लॉस आ गया। हाँ, विशाल कह रहा है 120 कैसे निकाला? 120 इन दोनों का गैप निकाला ना हमने। भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 से बढ़ा रहे हो तो 20 का फायदा हो गया। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनली इन्वेस्टमेंट को घटा रहे हो तो 120 का लॉस हो गया। हाँ नमन, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करें, ये इरिटेट करने वाला क्वेश्चन है कि किसी बच्चे को अच्छे भले का इरिटेशन हो सकती है। इट्स नॉट लॉजिकली कि हम कहें कि आपका कोई दिमाग टेस्ट हो रहा है। इट इज हाउ यू हैंडल द डेटा। इतना सारा डेटा है, उसकी हैंडलिंग प्रॉब्लम है। मुझे फटाफट से बताओ, जब आप यहां पर प्रेफरेंस शेयर को 40 से कम करोगे तो प्रेफरेंस शेयर कितने रह जाएंगे? 50। लॉन्ग टर्म लोन को 20 से कम करोगे तो कितने रह जाएंगे? 50। और अदर इक्विटी को जब एडजस्ट करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, लेकिन यहां तो दिक्कत आ गई, 60 का लॉस और भी आ रहा है। 200 तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता इसमें। तो बताओ अब 200 कहां का, 200 में कौन कौन 0 होने वाला है? तो मुझे फिर से देखो, आप आराम से फिर से देखो। प्रेफरेंस शेयर 40 से गए तो प्रेफरेंस शेयर 90 के थे, 40 से गए तो कितने रह गए? 50। लॉन्ग टर्म लोन 70 के थे, 20 के गए तो कितने रह गए? 50। अब
ऑर्डिनरी शेयर में 200 का लॉस हो गया तो ये कितना हो सकता है? ये तो 0 ही हो सकता है। तो बाकी कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो बाकी जाएगा इसमें एडजस्ट होगा, यानी कि 50। ओ माय गॉड, प्रेफरेंस शेयर का निपटारा हो जाएगा। फिर भी लॉस आ रहा है, फिर भी लॉस आ रहा है। अब कहां जाएगा? अब आ गया इसमें -10। तो मुझे फटाफट से बताओ, हमारी बैलेंस शीट में फाइनली जो रिप्रेजेंट होगा वो सिर्फ 40 रिप्रेजेंट होगा, और अल्टीमेटली आपकी इक्विटी में जो लॉस आया वो कितने का आ गया? 260 का लॉस आएगा। हो क्या रहा है? कुछ नहीं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक ऑर्डर में सेटअप करा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ना 3 इन्वेस्टमेंट, तीनों की रिवैल्यूएशन 7 साल, यह सवाल को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? 3 आइटम, ठीक है ना, 3 ही तरह के गेन लॉस और 7 वर्ष, जिस वजह से आपके पास बार बार आपके माइंड को सोचना पड़ रहा है। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो मैं तभी अगले साल पे चलूंगा। मुझे फटाफट से बताइए, क्या यहां तक पहुंच गए? चलिए मुझे फटाफट से बताइए, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? 3rd ईयर। अब 4th ईयर पे आना है। 4th ईयर में वो कहता है प्रेफरेंस शेयर में फिर से लॉस हो गया। $10 का लॉस हो गया। लॉन्ग टर्म लोन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, और यहां 150 का लॉस हो गया। तो मुझे बताओ 150 का 60 हो गया, शायद चेक कर लेना, 60 का और लॉस आ गया। मुझे यह बताओ, आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनमें 10 का लॉस हो गया, क्या आप 10 का लॉस यहां डाल सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर में क्या आप 10 का लॉस डाल सकते हैं? वो तो डाल नहीं सकते, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पहले ही 0 है। प्रेफरेंस शेयर में कितने का लॉस है? 10 का। 10 का लॉस आपके पास पहले ही आ गया, तो आपने तो कुछ करना ही नहीं है। मुझे दूसरी बात बताइए, लॉन्ग टर्म लोन 40 का है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो अभी भी 40 आ रहा है, अभी भी 40 आ रहा है। मुझे बताओ, ये शेयर हमारे पास 0 थे, अभी भी 0 आ रहे हैं, बट अभी मेरे पास अब लॉस बताओ कितना है जो एडजस्ट करने वाला बचा हुआ है? क्या 70 का लॉस आपको एडजस्ट करना है इसमें? क्योंकि आपने तो कुछ भी लॉस एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि ना तो प्रेफरेंस का एडजस्ट किया, ना आपने ऑर्डिनरी का किया। अब मुझे बताओ कितने का लॉस इसमें एडजस्ट हो सकता है? आप इसमें से 40 का लॉस ही एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे बताओ, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं? इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बिकम 0, दिस इज द प्रॉब्लम। और मुझे यह बताओ कितने का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दिया? टोटल 70 था, 70 में से 40 गया, तो 30 अभी भी हमारा लॉस कैरिड फॉरवर्ड है। यह लॉस हमारा कैरिड फॉरवर्ड है। ऑर्डिनरी शेयर 60 से डिक्रीज हो रहे हैं और तो 60 से डिक्रीज हो रहे हैं, पर 0 में डिक्रीज कर नहीं सकता ना मैं करने का, वो पहले ही 0 है हमारे पास, उस 0 में तो और कुछ कर नहीं सकता मैं। क्या मैं अगले साल पे जाऊं या नहीं जाऊं? दिस इज ईयर 1 2 3 4, अब मैं 5th ईयर पे आ रहा हूं। क्या मैं 5th ईयर पे आऊं? यस और नो? चलिए 5वें साल पे आओ। तो 5वें साल में उसने क्या कहा? कहता है 20 का मुझे प्रेफरेंस शेयर पे गेन हो गया, 20 का गेन हो गया 5वें साल में। लॉन्ग टर्म लोन पर भी मुझे गेन हो गया 10 का। और मुझे ये बताओ कहां तक गए हम लोग? लॉन्ग टर्म लोन के बाद ये है 5वां साल, तो 5वें साल में हमारे पास यहां पर 0 हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ। वैसे एक बात बताओ, आपकी इन्वेस्टमेंट तो चल रही है 0 0 0, इनमें छेड़खानी करने से पहले सोच लो कि ये जो तुम्हारे पास गेन हुआ है, आपको पहले तो इसके साथ सेटअप करना है। पहले तो पिछला लॉस सेटअप करो जो तुम्हारा रह गया था, क्योंकि तुम्हारा जो पिछला ये 0 ही चलेगा, और ये 30 और ये 30 सेटअप हो गया। नाउ दिस इज अगेन 0 0 0 0 और ये भी 0। ये हमने सेटअप कर दिया विद द कैरी फॉरवर्ड। जो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड था उसके साथ हमने सेटअप कर दिया। अगर आप इसे किसी और ढंग से करना चाहें तो मैं किसी और ढंग से बता सकता हूं। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। पता क्या कर सकता हूं
कि भाई प्रेफरेंस शेयर में 20 का गेन दिखा दूं, पहले मैं लॉन्ग टर्म लोन में मैं 10 का गेन दिखा दूं, फिर मैं उसके बाद ये कह दूं कि साहब ये 20 भी एडजस्ट होगा और ये 10 भी एडजस्ट होगा और ये फिर 0 कर दूं। बात एक ही है, जैसे मर्जी समझो। हाँ प्रशांत बेटा मैं क्या कर सकता हूं, ये नया क्वेश्चन है, हमारी किताब में नहीं है, मैं या तो इसको छुड़वा दूं, मैं कैसे छुड़वा दूं, स्टडी मटेरियल में डाला है तो करना पड़ेगा ना, ये नया क्वेश्चन है ये। 0 0। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, यहां 40 का लॉस, यहां 0। अगले साल पे आ जाओ। अब मुझे ये बताइए 6th ईयर में क्या हुआ। 6th ईयर में 20 का गेन हुआ, 6th ईयर में 10 का लॉन्ग टर्म लोन पर भी गेन हुआ, और 6th ईयर में आपके पास पोस्ट में 500 के प्रॉफिट भी आ गए। 500 का 40% यानी 200 का प्रॉफिट आ गया। मुझे फटाफट से बताइए, हम तो 0 0 0 पर खड़े हैं, तो पहले प्रेफरेंस शेयर को मैं बढ़ा दूं अपने पास। पहले तो प्रेफरेंस शेयर को 20 से बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म लोन को भी मैंने 10 से बढ़ा दिया। अब बारी आती है कि ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे पास 200 से बढ़ रहे हैं। रुकना, मैं अभी ऑर्डिनरी शेयर नहीं लिखा आपके पास। क्या सब पॉजिटिव आना शुरू हो गए हैं? कोरोना वायरस खत्म हो गया है। अब कोरोना वायरस खत्म हो गया है, सब पॉजिटिव आना शुरू हो गए हैं। अब इक्विटी को एडजस्ट मत करना, इक्विटी को एडजस्ट मत करना, कहना तू तो रुक, पहले तो वापस लॉन्ग टर्म लोन वापस जिंदा करूंगा जहां तक जिंदा करना चाहिए था। पहले तो वापस से मैं लॉन्ग टर्म लोन को वहां तक जिंदा करूंगा। मैं ये गेन सारा ऑर्डिनरी शेयर को नहीं दूंगा। पहले मैं किसको दूंगा? मैं बोलूंगा ये लॉन्ग टर्म लोन बिना बात का कितना घटा हुआ है ड्यू टू इक्विटी। बताओ, छठे साल में लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू हो गई है 70। क्या मुझे इसे 60 बढ़ाना पड़ेगा तभी ये 70 होगा? मैंने सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन को बाइज्जत रिहा किया, बिना बात का जेल में चला गया था, 0 हो गया था। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले तेरे को बाहर निकालूंगा क्योंकि तू बिना बात का बाहर हो गया था। फिर प्रेफरेंस शेयर वाले कह रहे साहब हमारा भी कुछ होगा। मैंने कहा बताओ तुम्हारी वैल्यू कितनी आ रही है? तो ये था प्रेफरेंस शेयर 6th ईयर के एंड में, ये थे 80। मैंने कहा लो तुम भी आ जाओ बाहर, तुम भी आ जाओ बाहर। ये भी बाहर आ गए। अभी भी गेन आ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली 60 और 60 120, अभी भी गेन आ रहा है। तो मैंने कहा अब मैं अपने उस 200 के गेन का 80 का अमाउंट यहां पर डाल दूंगा। मुझे फटाफट से बताओ, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 70 150, तो कितना हो जाएगा? 160 230, शायद 230। कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है। हाँ दीपांशु, प्रेफरेंस शेयर जो उसकी फेयर वैल्यू है वहां तक लेकर आऊंगा। 80 का 40%, 80 का 40% तो मैंने पहले ही कर रखा है ना, ये 200 पहले ही 40% है। ओके कपिल, ये जो 200 लिखा है ये पहले ही 40% है। लास्ट ईयर पे आओ, 7th ईयर पे, फटाफट से मुझे बताओ 7th ईयर में क्या हुआ? फिर से प्रेफरेंस शेयर में 30 का गेन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन में 20 का गेन हो गया, और प्रॉफिट आ गया। बताओ कितने का ऑर्डिनरी शेयर्स पे प्रॉफिट आ गया? 200। ये 200 हमने अपना शेयर निकाला है, तो अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उत्कर्ष कह रहा है 6th ईयर समझ में नहीं आया। उत्कर्ष, ये लॉन्ग टर्म लोन बढ़ना चाहिए था ब्लैक पेन से, वही बढ़ाया। ये प्रेफरेंस शेयर बढ़ने चाहिए थे, वही बढ़ाए, लेकिन 200 ऑर्डिनरी नहीं बढ़ाए। पहले मैंने कहा इन्वेस्टमेंट को ये दोनों जो हमने बिना बात के रिड्यूस कर रखे हैं उनको वापस ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करना पड़ेगा? अगर इनकी फेयर वैल्यू 70 और 80 6th ईयर के एंड में गिवन है और आप 10 और 20 लिख रहे हैं तो मुझे वापस से लाना पड़ेगा। और उत्कर्ष नहीं समझ आया तो आई विल अगेन डू इट, डू नॉट वरी। मैं आपको पहले एक बेसिक रूपरेखा बता रहा हूं, मैं अभी लेजर भी बना के दिखा दूंगा। मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर 30 के बढ़ जाएंगे तो कितने के हो जाएंगे? 110। लॉन्ग टर्म लोन 20 का बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। और ऑर्डिनरी शेयर, क्योंकि अब तो प्रेफरेंस शेयर और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 200 के 200 बढ़ जाएंगे, दिस इज 280, 480,
250। सर आप हमें बताओ सर, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है पर मैंने आपको जो बात समझानी थी आपको मेरी बात समझ में आ गई ना। हाउ वी कैन डू इट इन एग्जाम्स। हम एग्जाम में ये तो नहीं कर सकते ना जो हमने कर दिया। सॉल्यूशन हमने 3 लेजर बना दिए। एक लेजर बना दिया हमने प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर। एक बना दिया हमने इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन, और एक बना दिया इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एसोसिएट्स। ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, ये लिखने की जरूरत नहीं है ए लिमिटेड। हम एग्जाम में जब कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? एग्जाम में आपको इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ही तो बताना है यार, और क्या करना है। हाँ, जेरी ईयर 7th में विल नॉट ब्रिंग टू द फेयर वैल्यू पर ही है। लॉन्ग टर्म लोन भी फेयर वैल्यू पर है, प्रेफरेंस शेयर भी फेयर वैल्यू पर है, और इक्विटी फेयर वैल्यू पर नहीं होती, वो इक्विटी मेथड पे होती है। ओके जेरी, जल्दी से बताएं, शुरू कर दूं कि नहीं शुरू करूं? फटाफट से बताइए, क्योंकि एग्जाम में ये तो होगा नहीं ना। तो एग्जाम में क्या होगा? हमको तो एग्जाम की बात करनी है। मुझे ये बताओ, हमने ईयर 0 पर ये इन्वेस्टमेंट जब खरीदी थी तो 2 बैंक, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि तीनों लेजर मेरे पास बनने हैं और मैंने जगह आधा बोर्ड इस्तेमाल किया है खाली। ठीक है, वैसे आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि जूम ज्यादा कर देंगे, पर मैं वैसे छोटे से बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर में शायद 100 थे, 2 बैंक। लॉन्ग टर्म लोन भी शायद 100 था, हां बिल्कुल ठीक। और Y0 पर इक्विटी शेयर पे 200 था। क्या यहां से Y0 स्टार्ट हुआ था? जल्दी से बताइए, यस और नो। मुझे बताओ, ये 7 साल तक जाना है तो 7 साल के लिए अनुमानित जगह मैंने रख ली अपने पास। मुझे बताओ एट द एंड ऑफ ईयर 1, अब ना वो लाइनें देखेंगे नहीं बच्चे, उनको छोड़ के नीचे आ जाओ। और हमारे पास जो कैमरामैन है वो फिल्म इंडस्ट्री से आए हुए हैं, लेकिन वो गड़बड़ करते हैं। ईयर 1 में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स पर 10 का गेन है, लॉन्ग टर्म लोन पर 10 का लॉस है, और ऑर्डिनरी शेयर्स पर 50 का 40%, 20 का गेन है। टोटल गेन और लॉस बताओ कितना है? फटाफट से बताओ। हाँ, तान्या शशि के किसी के फैमिली में डेथ हो गई, मांग गए हूं वापिस, अपने गांव गए वो। 10 और 10, 20 और 20 नहीं, ये तो गेन लॉस और ये गेन, तो अल्टीमेट टोटल गेन है 20 का। कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ये गेन है। कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दिस इज माई वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस कैरिड फॉरवर्ड। बताओ साहब, अब इसको मैं एडजस्ट करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपको पता हो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, बस मैंने शेयर निकाला है इसके अंदर। प्रेफरेंस का गेन की जनरल एंट्री क्या होगी? जल्दी से बताइए, ऊपर आ जाओ। प्रेफरेंस के गेन की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस में 10 का गेन दिखाना है तो Y1 पर क्या लिख देंगे? 2। जो भी फेयर वैल्यू में चेंज था हमने वो एडजस्ट कर दिया P&L। टोटल मत लगाओ। लॉन्ग टर्म लॉस 10 का है, यहां लिखो बाय P&L 10, और ऑर्डिनरी शेयर्स में 20 का गेन है, 2 P&L 20। पहला साल खत्म। अच्छा, अगर मैं आपको जनरल एंट्री पूछूं तो क्या मुझे एंट्री बता सकते हो? इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर टू P&L या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर टू P&L? P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन।
तो आप नोटिस करिए, कोई भी एंट्रीज भी बोल सकता हूं। क्या मैं एंट्रीज से भी सवाल कर सकता हूं? द आंसर इज यस, हम एंट्रीज से भी कर सकते हैं। बैलेंस सीडी बता दो, पहले साल के अंदर 110, यही जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस आएगा 90, यही जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस आएगा 220, यही जाएगा बैलेंस शीट में। पहला साल खत्म, अगला साल शुरू। कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, अंशुल कह रहे हैं 40% क्यों लिया? अंशुल, हमारा शेयर 40% है ना, हमने इस क्वेश्चन में 40% शेयर है हमारे पास, तो हम 40% ही लेंगे खाली। हम अपने पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का अपना शेयर लेते थे और क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। मुझे बताओ अगले साल Y2 पर Y2 पर हमारे पास क्या हुआ, फटाफट से बताओ। Y2 पर हमारे पास 20 रुपए का इसमें लॉस हुआ है, 20 रुपए का इसमें लॉस हुआ है, और उसमें 200 रुपए का लॉस हुआ है, यानी 80 रुपीज का लॉस हुआ है। अब मुझे इसको एडजस्ट करना है। टोटल वैसे कितना आ रहा है? लॉस, लॉस और लॉस, 80, 100, 120 का टोटल लॉस हुआ है। कर सकते हो एडजस्ट। ये कहां कहां पर जाएंगे? सबसे पहले बताओ क्या करोगे? पहले तो प्रेफरेंस शेयर का लॉस प्रेफरेंस शेयर में डाल दो 20, लॉन्ग टर्म लोन का लॉस लॉन्ग टर्म लोन में डाल दो 20, और इक्विटी का 80 का लॉस। क्या पूरा एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जब सब एडजस्ट हो गया, कुछ कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं, तो टोटल बाहर भेजो फटाफट से। 220 और 80 में से कितने बच गए हमारे पास? यहां निकाले थे हमने 140, 70, 90। क्या मैं आगे चल सकते हैं? फटाफट से मुझे बताइए, क्या हम आगे चल सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं इसकी जनरल एंट्रीज बनाओ, तो क्या एंट्री बना सकते हो? अगर मैं कहूं एंट्री बनाओ, तो एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। किताब में जनरल एंट्रीज डाली हुई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। जो आप यहां लेजर में लिख रहे हो, उनकी उन्होंने एंट्री डाल रखी है। अच्छा, अगर आपसे पूछे बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ, क्या ये बैलेंस शीट ही मैंने बनाकर दिखाई हुई है? दिस इज योर बैलेंस शीट, दिस इज योर बैलेंस शीट। तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट भी मांगे तो आपको मैंने बैलेंस शीट भी बता दी, लेजर भी बता दी और एंट्री भी बता दी। थर्ड ईयर पर आ जाओ, और थर्ड ईयर का बैलेंस बीडी इज 90, थर्ड ईयर का बैलेंस इज 70, थर्ड ईयर का बैलेंस इज 140, और थर्ड ईयर में Y3 में उसने आपको क्या बोला है? Y3 में कहता है ये 40 का लॉस है, ये 20 का लॉस है, और यहां 500 का लॉस है। अब मुझे फटाफट से बताओ, ये टोटल लॉस हो गया हमारे पास 200 का, तो 220, 260 का टोटल लॉस हो गया। अब ये कहां का एडजस्ट होगा? पहले तो भाई जिसका लॉस है प्रेफरेंस का लॉस प्रेफरेंस में डाल दो बाय पी एंड एल 40, लॉन्ग टर्म लॉस यहां डाल दो बाय पी। हमारे पास अचानक इंटरनेट सिस्टम जो था वो पूरा बंद हो गया था और हमारी क्लास बीच में रुक गई थी और हम एक क्वेश्चन कर रहे थे। तो मुझे फटाफट से बताइए, वो क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो आप लोगों ने उसके बाद ट्राई किया था या नहीं ट्राई किया था? हालांकि वो मैं पहले समझा चुका था, बस मैं लेजर बना के दिखा रहा था। तो मुझे बताइए वो क्वेश्चन कर लिया था, क्योंकि मैंने अब उसके लिए एक प्लान किया है कि वैसा ही एक और क्वेश्चन मैंने निकाल लिया है कि चलो वो अब जो था वो हो गया, फिर वैसे ही क्वेश्चन एक और निकाल लिया मैंने। तो इंस्टेड में वो आपको पूरा कराऊंगा, एक नया क्वेश्चन जो और निकाल लिया वो करवा दूं। अगर वो क्वेश्चन आपका हो गया था, विशाल कह रहे नया करा दो, ऋषि सब कह रहे नया ही करा दो,
तो जो नया क्वेश्चन है वो स्टडी मटेरियल से उठाया है। मैंने कहा ना 2 ही क्वेश्चन थे, एक तो हमारे इंड एएस में है और वही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बाद में डाल दिया। तो मैंने आज आपकी क्लास में पहले से ही स्टडी मटेरियल खोल के रखी हुई है इंटरनेट के ऊपर। तो आपको हम पहले क्वेश्चन दिखाएंगे और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। रिया कह रहे हैं हमने देखा था तुमको, अब क्लास अब स्टार्ट हुई है, तुमने कहां से देख लिया था? दिखाओ जी। ये देखिए हमारे पास यहां पर ये क्वेश्चन आ गया है। पीयूष कह रहे हैं जो इंटरेस्ट इनकम है उसका क्या होगा? पीयूष, इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट प्रॉपरली चलेगी। इसका मतलब खर्चा भी बुक होगा, इनकम भी बुक होगी। ओके। लो भाई, ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये इलिस्ट्रेशन 15 आपकी नई स्टडी मटेरियल में आया है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है हम इसको पढ़ेंगे और क्योंकि मेरे सामने भी यही है तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा, यही पढ़ूंगा और मैं इस पर लिख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये ऑनलाइन है। ठीक है, तो मैं इसको अपने पास साथ साथ में लिख लूंगा। आयुषी, पेज नंबर जो मेरे को यहां दिख रहा है वो दिख रहा है पेज नंबर 21/29। ठीक है, ये मॉड्यूल कौन सा है? ये मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल नहीं है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है और इसको ढूंढना पड़ेगा। तो फिर पीछे जाएंगे तो फिर वही हमारा खराब हो जाएगा सिस्टम ना। तो आप देख लीजिए ये इंड एएस 28 में होगा, इंड एएस 28। तो आप जहां कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स है सीए इंस्टीट्यूट में, उसके अंदर आपके पास मॉड्यूल नंबर 4 बोल रहे हैं रिया, मॉड्यूल नंबर 4। चलिए शुरू कर दूं क्या मैं क्वेश्चन? हाँ जी। नहीं, मैं यहीं से चला लूंगा, देख लूंगा मैं सामने से। अरे मैं अभी कर लूं, मेरे को कुछ करना ही नहीं है ना ऊपर ना नीचे। तुम थोड़ा सा बाद में जब कहूंगा तो ऊपर कर देना, ठीक है? हाँ जी, देखिए जरा, एन एंटिटी हैज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इन एसोसिएट। तो मैं साथ साथ में लिख भी रहा हूं, दिस इज इलिस्ट्रेशन नंबर 15 ऑफ इंड एएस 28 इन न्यू ICAI मटेरियल। ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है और मैंने सोर्स बता दिया कहां से कॉपी किया इन्होंने। एन एंटिटी हैज फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इन एसोसिएट्स। तो किसी कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स हैं, 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स टू विच इक्विटी मेथड अकाउंटिंग इज अप्लाइड। तो भाई इसका मतलब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास 25% तो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स है। दूसरा पढ़िए, preference shares, non-cumulative preference shares that form part of net investment in associates. Such preference shares are measured at fair value as per Ind AS 109. तो उसके पास कोई preference shares भी हैं जिनको वो एट फेयर वैल्यू मेजर करता है और वो कहता है ये हमारे पास ये भी नेट इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म लोन कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, ये 10% का कोई लोन भी है, लॉन्ग टर्म लोन जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. The interest income is received at the end of each year. The long-term loan is accounted as per amortized cost of Ind AS 109. This loan is also forming part of the net investment. तो ये तीनों को वो बोलता है ये नेट इन्वेस्टमेंट है हमारी इन एसोसिएट्स। और वो हमें कह रहा है लॉन्ग टर्म लोन पर हमको हर साल इंटरेस्ट की इनकम भी होती है। आगे वो क्या कह रहा है? At the start of year 1, the carrying value of each of the above interest is as follows. Equity shares 10 lakh. फिर वो कहता है प्रेफरेंस शेयर ₹5 लाख और लॉन्ग टर्म लोन ₹3 लाख। लॉन्ग टर्म लोन ₹3 लाख। Following table summarizes the changes in the fair value of preference shares. As per 109, impairment loss on long-term loan and the entity's share in profit and loss of associate. ध्यान से पढ़कर पता ना ये क्या लिखा है, एंटिटीज शेयर निकाल कर दिया वो उसने कि आपको ये टोटल एसोसिएट का प्रॉफिट लॉस दिया है। पढ़ो आराम से। वो कहता है द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज पर 109, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन लॉन्ग टर्म लोन एज पर 109,
एंड एंटिटीज शेयर, इसका मतलब क्या ये पहले से ही 25% कर रखा है? द आंसर इज यस। नीचे कर दो थोड़ा सा। और बस 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 बस। ईयर 1 2 3 4 5 में मैं भी यहां लिख लेता हूं। ईयर 1 2 3 4 5 में हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर हमारे पास 5 लाख का तो बैलेंस था, लेकिन 1 2 3 4 और 5 वर्ष में क्या क्या हुआ? -50, -50, 1,50,50,30, 1,50,50 और 30 के फेयर वैल्यू चेंजेस हुए। अच्छा, फिर जो आपका लॉन्ग टर्म लोन था, लॉन्ग टर्म लोन कितने का था? लॉन्ग टर्म लोन था हमारे पास 3 लाख का। इसमें चेंजेस क्या हुए? पहली बार -50, फिर हुआ है थर्ड ईयर में +50, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ। और फिर है एंटिटीज शेयर, जो हमने इक्विटी होल्ड कर रखी है 10 लाख की, उसके अंदर क्या चेंज हुआ? उसके अंदर वो कह रहा है पहले हुआ 16 लाख का लॉस, फिर हुआ 2 लाख का लॉस, फिर हुआ नील, फिर हुआ 10 लाख और 10 लाख का प्रॉफिट। 10 लाख और 10 लाख का प्रॉफिट। Throughout year 1 to 5, there was no objective evidence of impairment in the net investment in associate. The entity does not have any legal or constructive obligation to share losses of the associate beyond its interest in associate. ये ऐसा ही होता है, हमारे पास जो हमारी ऑब्लिगेशन होती है अपने इंटरेस्ट तक की होती है। फिर मुझे बताओ, बेस्ड ऑन द अबव डिटर्मिन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ईच ऑफ द अबव इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। उसने क्या मांगा है? उसने आपसे क्या जर्नल मांगा है, या लेजर मांगा है, या बैलेंस शीट के अंदर कितनी वैल्यू आएगी वो मांगा है? फटाफट से बताओ, उसने आपसे क्या मांगा है? बेस्ड ऑन द अबव डिटर्मिन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच ऑफ द अबव इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ओके, निखिल कह रहे हैं ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? निखिल वही टॉपिक चल रहा है जो हमारी पिछली क्लास के एंड में था, जब क्लास अचानक क्रैश कर गई थी। चलो दिखाओ जी। मैंने आपके साथ क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिख भी दिया है, क्योंकि मेरे पास, मुझे दिखा दीजिए, तो मैंने साथ में ही क्वेश्चन शॉर्ट में भी लिख दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? इससे आसान हो गया ना, अब हमें किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप देख लीजिएगा। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर वो हमसे बैलेंस शीट वैल्यूज मांग रहा है तो साहब एक बात तो पक्की है कि हमको वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या बना लेना चाहिए? लेजर्स फॉर नेट इन्वेस्टमेंट। तीन लेजर बना लीजिए। तो दिस इज योर, सबसे पहला कौन सा अकाउंट है? नेट इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स, फिर नेट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लोन, और नेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। अभी कह रहे हैं आप स्क्रीन पर नहीं आ रहे, ये लो आ गया, पर मेरा करोगे क्या तुम? कुछ इशू है क्या? स्क्रीन चेंज नहीं हो रही बाहर। वैसे तो हमारे यहां से तो सब कुछ ठीक चल रहा है।
अच्छा, मैं एक बार वो देख रहे हैं दोस्त रवि, फ्रीज है क्या? ऑनलाइन वो वाली स्क्रीन जा रही है कौन सी वाली? जो आप क्वेश्चन कराएं। हो गया सर। हो गया, चलिए जी। मैंने लेजर बना दिए हैं, लेजर फॉर नेट इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ था? सर ऑनलाइन वही क्वेश्चन फ्रीज हो गया था। अच्छा, फ्रीज था। हाँ, मेघा पूछ रहे हैं ये मटेरियल आईसीआई का मटेरियल है। हाँ जी बेटा, आईसीआई का मटेरियल है ये सारा ही। मेघा मटेरियल आईसीआई का है। हम सब के सब किताब में जो छापते हैं अपना नहीं छापते हैं, उन्हीं का छापते हैं। ठीक है, शुरू कर दिया जाए। मुझे फटाफट से बताइए, अब आप लेट हो गए थे क्योंकि थोड़ा स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, तो क्या अब हम आगे चलें? उत्सव, चलो भाई। आयुषी कह रहे हैं प्लीज वेट। नमन ने डन, शौर्या डन। रिया, सौरभ, प्रफुल्ल। मुझे ये बताओ, हमने अपने पास Y0 पर कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की थी प्रेफरेंस शेयर्स में? 5 लाख, 3 lakhs, और 10 लाख। आप बताओ दोस्त, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। आप बताओ, मेरे को आज चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर ने मेरे को बिल्कुल सोचने के लिए मना कर दिया है। आप बताओ अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले साल के अंदर आप मुझे बताओ, आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, कह रहा प्रेफरेंस शेयर में नुकसान हुआ, लॉन्ग टर्म लोन में नुकसान हुआ, इक्विटी शेयर में नुकसान हुआ। सबसे पहले कौन सा वाला लोन आप, सबसे पहले कौन सा लॉस उठाओगे? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का लॉस कहां पर जाएगा? प्रेफरेंस शेयर का लॉस प्रेफरेंस में डालो, बाय P&L 50,000। पर इसका क्लोजिंग बैलेंस मत निकालो अभी, इसका पहले क्लोजिंग बैलेंस मत निकालना, इंतजार करना। फटाफट से बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स का लॉस एडजस्ट हो गया? आराम से बताओ, एडजस्ट हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। लॉन्ग टर्म लोन का भी लॉस एडजस्ट कर दो, 50,000, ये भी एडजस्ट हो गया। साक्षी, अभी क्लास स्टार्ट हुई बेटा, आप ही का इंतजार कर रहे थे। और इक्विटी में 16 लाख का नुकसान हो गया। मेरे बच्चे बताओ, मैं 16 लाख का नुकसान इसके साथ कैसे एडजस्ट कर सकता हूं? मैं कितना अधिकतम एडजस्ट कर सकता हूं? 10 लाख। तो मुझे यह बताओ, अब क्या मुझे कुछ और भी करना होगा? जो 6 लाख का लॉस है, अब कौन उठाएगा? फटाफट से बताओ। अब किसकी बारी है? अब शहीद कौन होगा? अब शहीद होगा प्रेफरेंस शेयर। तो मुझे बताओ जी, क्या करें? बाय फिर से इसका P&L। पर ये कितना शहीद होगा? 6 लाख तो ये भी नहीं हो सकता, इसके पास भी 6 लाख तो है ही नहीं। कितना एडजस्ट कर सकते हो आप? 4.5 लाख। और बाकी ये कितना एडजस्ट हो सकता है? बाय P&L हमें 6 लाख में 1.5 लाख और चाहिए, ये 1.5 लाख एडजस्ट हो सकता है। हाँ, जेरी कह रहा है ये किस ऑर्डर में हम सेट ऑफ करेंगे? सबसे पहले ये नुकसान उठाएगा, सबसे ज्यादा इक्विटी नुकसान उठाएगा, फिर प्रेफरेंस और फिर लोन। लिक्विडेशन ऑर्डर, ओके जेरी, लिक्विडेशन ऑर्डर की सबसे ज्यादा लॉस इक्विटी का, फिर प्रेफरेंस का, लास्ट में लोन का। मुझे बताइए बैलेंस सीडी इसमें कितना आ जाएगा? तो पहले साल में इसका बैलेंस सीडी तो आएगा ही नहीं, इसका बैलेंस सीडी आएगा एंड इसका बैलेंस सीडी होगा 1 लाख रुपए, और इसका बैलेंस सीडी आएगा ही नहीं, इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। मुझे यह बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाकर दो, तो आपको अपने पास यहां पर शो करना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स। तो मुझे यह बताओ, हमारे पास Y1 पर हम अपने नॉन करंट एसेट्स में होल्डिंग कंपनी लिख रही है, पेरेंट लिख रही है,
यहां पर लिख रही है नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। मुझे बताओ इसमें क्या लिखेगी नेट इन्वेस्टमेंट? प्रेफरेंस शेयर तो लिख नहीं सकती है, सिर्फ लिखेगी लॉन्ग टर्म लोन, एंड वो भी कितना लिखेगी? 1 लाख रुपए। दिस इज योर ईयर 1, दिस इज योर ईयर 1। हाँ विशाल, ये बेटा हमने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लिया था, स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या मैं आगे चल सकता हूं? अगला साल बस यही करना है, 5 साल, और कुछ नहीं करना है। क्या मैं अगले साल पर आ जाऊं? तो अगले साल के अंदर हम फिर से ब्लैक पेन से लिखेंगे टू बैलेंस बीडी नील, टू बैलेंस बीडी 1 लाख, टू बैलेंस बीडी नील। अगले साल में ये बैलेंसेस से स्टार्ट किया। मुझे बताओ अगले साल प्रेफरेंस शेयर में कितने का लॉस हो गया? बताओ भाई, प्रेफरेंस शेयर में कितने का लॉस हो गया? 50,000। इक्विटी शेयर में कितने का लॉस हो गया? 2 लाख। टोटल लॉस कितने का हो गया? 2.5 लाख। बताओ ये 2.5 लाख हमको एडजस्ट करना है, क्या प्रेफरेंस में कुछ एडजस्ट करने के लिए बचा है? प्रेफरेंस में तो कुछ बचा नहीं है, इसका मतलब प्रेफरेंस का तो रुक गया। इक्विटी में कुछ बचा है? कुछ बचा ही नहीं है। तो मुझे बताओ 2.5 लाख किसके साथ एडजस्ट करोगे? इसके साथ। तो 2.5 लाख इसके साथ एडजस्ट कितना कर सकते हो? बताओ जरा, आप इसके साथ कितना एडजस्ट कर सकते हो? 2.5 लाख आपको टोटल लॉस हो गया, कितना एडजस्ट कर सकते हो? ओनली मैक्सिमम 1 लाख रुपीस। इसके साथ ही इसका बैलेंस सीडी कितना हो गया? नील। सेकेंड ईयर भी हमारा क्लोज हो गया। सेकेंड ईयर में भी और कुछ नहीं है। मुझे ये बताओ, जब मैं आपसे बैलेंस शीट Y2 की बनाऊंगा तो मेरे पास नॉन करंट एसेट्स में नेट इन्वेस्टमेंट जो आएगी इन एसोसिएट्स, वो कितनी आएगी? नील। बल्कि इसमें हमारा कैरिड फॉरवर्ड लॉस आ रहा होगा जो हम एडजस्ट नहीं कर पाए। बताओ इस साल 2.5 लाख में से कितना एडजस्ट कर पाए हो? 1 लाख। तो कितना आपका लॉस अभी भी कैरी फॉरवर्ड है जो आप एडजस्ट नहीं कर पाए हो? 1 लाख। 1,50,000। चल सकते हैं आगे? मुझे फटाफट से बताइए, क्या हम आगे चल सकते हैं? हाँ पीयूष, हम अल्टीमेटली लॉस सारा का सारा एडजस्ट करने वाले हैं इन तीनों से ही, इसी ऑर्डर में। अजय कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा हमारे लिए कहीं नेट इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं है, इसका मतलब इसका इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अगर आप उससे ये पूछना चाहते हैं कि इसका होगा क्या, दिस इज इनकम जो हमारी नॉर्मली रिकॉर्ड होती रहेगी। ओके हाँ राघव, बस कैरिड फॉरवर्ड को इस तरह से डिस्क्लोज कर देंगे कि हम 1.5 लाख का लॉस एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन उसको नेगेटिव नहीं डाल सकते वहां पे। चल सकते हैं आगे? अर्पण कह रहा है 1.5 लाख निकला कैसे? अर्पण, टोटल कितने का लॉस था? 2.5 लाख। इक्विटी और प्रेफरेंस का 2.5 लाख का लॉस था। तो कौन उठाएगा? ये उठाएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन वाला। तो लॉन्ग टर्म लोन वाला उठाएगा तो 1 लाख, तो बाकी 1.5 लाख कैरिड फॉरवर्ड हो गया। शिवम कह रहा है सर बैलेंस शीट मैच कैसे करेगी? शिवम, ये 1,50,000 हमारे पास ना इक्विटी में भी नहीं आया और इन्वेस्टमेंट से भी नहीं आया। आपको याद है ना, इक्विटी मेथड में आप 2 जगह डालते थे, इन्वेस्टमेंट में भी डालते थे और अदर इक्विटी में भी डालते थे। तो अगर यहां भी नहीं डाला, वहां भी नहीं डाला, तो बैलेंस शीट विल मैच, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, बच्चा कह रहा है इंटरेस्ट इनकम का बाद में नोट लिखा देना, बाद में नोट लिखा देंगे, ठीक है। क्या आगे चल सकता हूं? फटाफट से बताओ। ईयर 3 पर, ईयर 3 में ब्लैक पेन से आप नोटिस करिए, मैं स्टार्टिंग हमेशा ब्लैक पेन से कर रहा हूं, एडजस्टमेंट नीले पेन से कर रहा हूं। टू बैलेंस बीडी तीनों नील, तीनों ही नील। क्या हम आगे चल सकते हैं? हाँ प्रफुल्ल कह रहे हैं क्वेश्चन की एक बार फोटो लेनी है, वहां बंद हो गया वो। अच्छा तो भाई अगर मान लो अभी शौर्या बेटा, प्रफुल्ल फोटो कहां से दिखाएं बेटा? अब मेरे को भी वहां पर उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। चलिए, इन द मीनवाइल अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास 3rd ईयर में क्या हुआ? बताओ भाई, 3rd ईयर में हमारे पास क्या हुआ?
थर्ड ईयर में हमारे पास 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है भाई साहब। आप 1.5 लाख का प्रॉफिट, दो तरीके हैं, कॉमन सेंस के साथ बताओ। एक तो तरीका यह है कि आप कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, मौज करो। दूसरा है इस 1.5 लाख को बुक करो और पिछले को सेटअप करो। ओके, तो मैं बुक करके सेटअप करने जा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर 1.5 लाख का कैरिड फॉरवर्ड इससे एडजस्ट हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बट मैं इसे पहले एडजस्ट कर रहा हूं। 1 लाख का यहां गेन हुआ तो ये लो, 1 लाख का मैंने गेन लिखा यहां पर 2 P&L। और फिर उसके बाद 50,000 का इसमें भी गेन हुआ, मैंने कहा ये लो, ये भी लिख दिया 50,000 का गेन। तो क्या ये मैंने करंट ईयर के गेन डाल दिए? अब मुझे ये बताओ 1.5 लाख का लॉस सेटअप करना है, तो ये 1.5 लाख का लॉस किससे सेटअप होगा? सबसे पहले तो प्रेफरेंस का ही सेटअप करो और फिर बाकी बचा हुआ इसके साथ भी सेटअप करो। बाई चांस दोनों के दोनों ही 1.5 लाख हैं, इसका मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? निल। यहां भी बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? निल। यहां भी बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? निल। क्या मैं अब फिर से अगर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मांगू आपसे, तो ये बताओ क्या ये कोई मुश्किल चल रहा है कि बिना बात का सवाल बन गया? ये तो बिना बात का सवाल बन गया भाई। अब क्या करें? मुझे बताओ Y3 पर अगर मैं आपसे मांगू बैलेंस शीट, तो Y3 पर नॉन करंट एसेट्स में नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितने की आएगी? अभी भी निल, लेकिन अब कैरिड फॉरवर्ड भी कितना आएगा? निल। अब कैरिड फॉरवर्ड भी कितना आएगा? निल। हाँ, शुभम कह रहा है ये तो कचरा है। बेटा मैं कराना तो है ना, मैं छोड़ दूं क्या आपको? ये कैरिड फॉरवर्ड लॉस सेटअप किया तो P&L के नीचे लिखना पड़ेगा कि ये सीधी लॉस है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ अनमोल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूं एग्जाम में, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे करके आने वाले हैं आप। क्या मैं चौथे साल के अंदर पहले बैलेंस बीडी लिख दूं? चौथे साल में बैलेंस बीडी निल, चौथे साल में बैलेंस बीडी निल, चौथे साल में बैलेंस बीडी निल। अब बताओ क्या होगा? हाँ नमन, बुक करके हटाना ज्यादा बेटर है समझने के लिए। ओके, बाकी स्मार्ट काम भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने आपसे ये मांगा नहीं, उसने आपसे वो मांगा खाली। तो 4th ईयर में मुझे बताओ, 4th ईयर में प्रॉफिट हो गया, तो पहले तो 50,000 का प्रॉफिट प्रेफरेंस में बुक करो। पहले तो 50 का प्रॉफिट बुक करो। फिर उसके बाद हमारे पास इक्विटी की बारी भी आ गई। क्या मैं सारा कुछ इक्विटी में बुक कर दूं? अब रुकिए और मेरी बात सुनिए, फटाफट से मुझे बताइए। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं बात बोलूं। हमने अपना प्रेफरेंस का गेन बुक कर दिया है, और अगर लोन का गेन होता वो बुक कर देता। क्या मैं इक्विटी को बढ़ा दूं तो ये दोनों रोएंगे? बताओ, प्रेफरेंस वाले और लोन वाले क्यों रोएंगे? वो कहेंगे पुराना तेरा लॉस हमने उठाया था, आज तेरा गेन आ गया तो तू हमें नहीं देगा। आहा हा हा हा, किसी ने तुम्हारी मदद की दोस्त। अब जब तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो लौटाने नहीं चाहिए। व्हाट डू यू फील? तुम्हारे भीतर जो इंसान बैठा है उसका जवाब देना, फालतू बात मत बोलना। आदर्श ने कहा सर मैं इसको रिस्टोर करूंगा। बहुत अच्छे। अब मुझे ये बताओ, रिस्टोर करेंगे जब, तो ये बताओ रिस्टोर पहले लोन को करना चाहिए कि पहले प्रेफरेंस को करना चाहिए? ये दोनों में से भी हमारा लाडला कौन है? हमें पहले किसे रिस्टोर करना चाहिए? भाई जो सबसे बाद में लॉस ले रहा था वो हमारा प्रेफरेंशियल है, इसी को हम सबसे पहले रिस्टोर करेंगे। मुझे ये बताओ इसकी फेयर वैल्यू आज कितनी है? ये बताना। आज ये लोन कितने का होना चाहिए? आज ये लोन 3 लाख का होना चाहिए। 3 लाख का था, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, तो 3 लाख का होना चाहिए। आ कितने का रहा है? 0 का। जो होना चाहिए 3 लाख का आ रहा है 0 का। तो मुझे बताओ हम क्या करेंगे? नीले पेन से मैं इसे वापस ले आऊंगा, बोलूंगा ले जी ले अपनी जिंदगी। 3 लाख का तो होना चाहिए था, हो जा तू 3 लाख का। और क्या हमारे पास 10 लाख में 3 लाख एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लोन वापिस रिस्टोर हो गया है। आहा हा हा हा,
लोन रिस्टोर हो गया है। अब किसकी बारी है, इक्विटी की या प्रेफरेंस की? अब किसको रिस्टोर करने वाले हैं हम लोग? अब हम प्रेफरेंस को रिस्टोर करने वाले हैं। बताओ, प्रेफरेंस अगर रिस्टोर करना हो तो आज तक होना कितना चाहिए? आज तक प्रेफरेंस होना कितना चाहिए? 5 लाख माइनस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000, तो कितना हो गया? 5.5 लाख होना चाहिए। ठीक है ना? 5 लाख में से ये माइनस 1 लाख और प्लस 1 लाख तो सेटअप हो गया, प्लस 50 तो 5.5 का होना चाहिए। आ कितना रहा है तुम्हारे पास? 50 तो अभी भी आ रहा है। तो रीस्टोर जब करूंगा तो बताओ कितना रीस्टोर करूंगा? 5 लाख। 5 लाख रीस्टोर करेंगे। निखिल कह रहा है हमारा तो 25% शेयर है। बेटा ये हमारा शेयर ही निकाल कर दिया हुआ है किताब में, ये 25% ही बताया हुआ है निखिल। ओके, पढ़ो क्वेश्चन में तो वहां मिल जाएगा। चलो निखिल, अब मुझे ये बताओ, पहले सेट ऑफ प्रेफरेंस पर प्रॉफिट पहले। राघव कह रहा है ये क्या मतलब है, पहले प्रेफरेंस को और मतलब लोन को? देखो, सबसे ज्यादा हम अपने पास शिखर पर किसे मानते हैं बताओ? शिखर पर हम मानते हैं लॉन्ग टर्म लोन को, फिर प्रेफरेंस शेयर को, फिर इक्विटी को। तो सबसे पहले लॉस कौन उठाता है? सबसे पहले मोस्ट लॉस ये उठाता है, फिर उसके बाद लेस लॉस ये उठाता है, और लीस्ट ये उठाता है। लेकिन जब रिकवरी होगी तो यही तो होगी ना, सबसे पहले हम इसी को, क्योंकि हमारा मोस्ट सीनियर है, हम सबसे पहले इसको रिस्टोर करेंगे, क्योंकि इसको हम चाहते नहीं है लॉस देना। आप नोटिस कर रहे हैं, हम लॉस नहीं देना चाहते हैं, तो रिस्टोर भी सबसे पहले इसे करेंगे। फिर नेक्स्ट रिस्टोर किसे करेंगे? इसे करेंगे, और लास्ट में रिस्टोर इसे करेंगे। इक्विटी शेयर वाले सबसे आखिरी में ही चलेंगे। अब मुझे ये बताइए, जेरी हम बिल्कुल किसी और ढंग से भी कर सकते हैं। मुझे ये बताओ, हम अपने पास ये हमने कर दिया 3 लाख रुपए और ये हमने कर दिया 5 लाख रुपए। ये करते ही 5 लाख रुपए हमारा बैलेंस शीट कितना हो गया? 5.5 लाख। मुझे ये बताइए कि हमारे पास 5 यहां एडजस्ट हो गया, 3 यहां, अभी भी कितना और गेन हुआ है? अभी भी कितना और गेन हुआ है? फटाफट से बताओ, जो अभी भी आपने एडजस्ट नहीं किया है। 10 लाख का हुआ था ना, तो 5 और 3 8, तो बाकी 2 लाख आपने यहां डाल दिया। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे अब बैलेंस शीट मांगूं तो क्या होगा? फटाफट से बताओ, अगर अब मैं आपसे बैलेंस शीट मांगूं Y4 पे, नॉन करंट एसेट्स में नेट इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स, तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, कितने के आएंगे? 5.5 लाख। लॉन्ग टर्म लोन आएगा, कितने का? 3 लाख। और इक्विटी आएगी कितने की? 2 लाख। टोटल आएगा 10,50,000। टोटल आएगा 10,50,000। राघव, प्रेफरेंस को 4.5 लाख क्यों नहीं? 5 था ओपनिंग। राघव, हमें वापस उसको फेयर वैल्यू पे लाना है ना, दिस शुड बी द फेयर वैल्यू। तो राघव, ये फेयर वैल्यू के लिए पहले देखना पड़ेगा ना, जो यहां 5 लाख की फेयर वैल्यू थी, बढ़ता घटता यहां 5.5 लाख का होना चाहिए। तो राघव, आई हैव टू कीप इट 5.5 लाख। 50,000 तो आप एंट्री डाल चुके हैं, तो बाकी 5 लाख की डालेंगे। तो इसका मतलब इक्विटी से गेन 5 लाख का एडजस्ट कर दिया। राघव, क्या मैं आगे चल सकता हूं? अगला साल फिर से टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और अब हम पहुंच गए हैं लास्ट के अंदर, बिल्कुल आखिरी साल के अंदर। आखिरी में प्रेफरेंस शेयर पे 30,000 का गेन हुआ, और हमारे पास इक्विटी में अब किसी को रिस्टोर नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं सीधा इक्विटी में डाल दूं 10 लाख? दिस इज 12 लाख, दिस इज 3 लाख, दिस इज 5,80,000। एंड इफ आई आस्क यू कि व्हाट हैपेंस इन द बैलेंस शीट, तो आप बताओ जी बैलेंस शीट में ईयर 5 पर क्या होगी? यहां नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, प्रेफरेंस शेयर लिखूंगा 580,
लॉन्ग टर्म लोन लिखूंगा 3 लाख और इक्विटी लिखूंगा 12 लाख। 12 3 15 5 20 लाख 80,000, 20,80,000। शुभम कह रहा है क्या बैलेंस शीट में यह लिखने का कोई सीक्वेंस है? द आंसर इज नो सीक्वेंस। मैं तो लेजर का ऑर्डर लिया है कि लेजर पहले प्रेफरेंस का तो वही लिखा है। ओके, मुझे ये बताओ, बच्चे ने पूछा था व्हाट विल हैपन टू द इंटरेस्ट इनकम, तो क्या मैं उसके लिए बच्चे को एक छोटा सा यहां नोट लिखवा दूं? नोट, इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन will be recorded as usual in Ind AS 109. It has no relationship with balance sheet assets. और अगर आप जानना चाहते हैं कितना अमाउंट होगा तो मुझे फटाफट से बताओ। 3 लाख का 10% आपका इंटरेस्ट है तो 30,000 रुपए पर एनम का आप इंटरेस्ट बुक करते रहेंगे। तो मुझे ये बताइए, क्या मैं इसका प्रिंट आउट ले लूं? और यहां पर आपको गुड मॉर्निंग बोलूं क्योंकि ये पिछली क्लास के अंदर हमारे पास रुक गया था और हमको ये कवर करना था। नमन, आपको इसके अंदर अगर दिक्कत आएगी आप एक बार देख लेना शाम को, अब वीडियो दोबारा चलवाना तो मुश्किल है। हाँ ऋषि, आज रिजल्ट भी आ रहा है। प्रिया कह रहा है ये तो परसों से भी इजी निकला। तो प्रिया मुश्किल नहीं है, नयापन है और कुछ नहीं है। मेरे पास एसोसिएट समाप्त होने वाली है, तो क्या मैं कुछ छोटी छोटी बातें करके आपके साथ एसोसिएट का समापन कर दूं अब? फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर की बात करनी है और ये स्टैंडर्ड हमारे समाप्त हो जाएंगे। फिर हम उसके बाद अमेलगमेशन पर चलेंगे। होपफुली एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अमेलगमेशन पर। पॉइंट नंबर बता दीजिए कौन सा आएगा? पॉइंट नंबर रिया ने कहा 38 लिखिएगा। इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स व्हेन हेल्ड फॉर सेल क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर सेल भी हो? सर ये तो मतलब स्टैंडर्ड में कितनी सारी चीजें हैं, हमें कितना ध्यान रखना पड़ेगा। बस मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, आप हमारे क्लास के नोट्स करके चले जाए ना तो आपको वहां कोई चीज बाहर से नहीं मिलेगी। ओके, इसका मतलब ये कि 100% प्रॉपरली कवर्ड कंटेंट है आपके लिए। आपको सिर्फ इतना करना है। अब ये भी ज्यादा तो लगता ही है बच्चों को कि सर ये भी बताओ, ये नया पंगा आ गया, हेल्ड फॉर सेल का क्या होगा? तो हम क्या कर सकते हैं? एक बच्चे ने कहा है दूल्हे वाला एग्जाम्पल, हालांकि मुझे पता नहीं चला है दूल्हे वाला एग्जाम्पल कौन सा था, बट एनीवे बच्चे ने कहा है दूल्हे वाला एग्जाम्पल, तो मैंने पहले कभी इसकी चर्चा की होगी। चलिए मेरे साथ साथ, इफ पेरेंट होल्ड्स इट्स इन्वेस्टमेंट्स फॉर सेल ब्रैकेट में होली और पार्शली देन फॉलोइंग चार्ट इज रेलेवेंट। तो हम एक चार्ट के जरिए आपको यह बात डिस्कस कराने वाले हैं कि अगर हेल्ड फॉर सेल होगी तो क्या होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए जब आप हेल्ड फॉर सेल होते हैं तो नोट्स, हेल्ड फॉर सेल इज कवर्ड बाय
Ind AS 105. It requires reporting assets at, जब हम हेल्ड फॉर सेल करते हैं तो हम अपने पास इसको कितने पर रिपोर्ट करते हैं, ऐसा हमने सब्सिडरी में भी बताया था आपको। हाँ, एग्जाम्पल एक बच्चा बार बार कह रहा दूल्हे का दिया था, वो मुझे याद नहीं है, पर हमने पॉइंट डिस्कस किया था फटाफट से। वेरी गुड मोहित, मोहित ने ठीक आंसर दिया। वेरी गुड कार्तिक। इनको हम रखते हैं एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, FV लेस CTS। हम इनको इतने पे रखते हैं। ये वैसे आप जब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे 105, तो वहां पर ये आपको बार बार बताया भी जाएगा कि हमको इसको इस पर रखना होता है। अब हमने अगर इन्वेस्टमेंट को ही हेल्ड फॉर सेल कर दिया तो क्या करेंगे? तो मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, हेल्ड फॉर सेल। अगर मान लो हमारे पास वो हेल्ड फॉर सेल है तो बताओ क्या होगा? फटाफट से बताओ। शो इन्वेस्टमेंट्स एट FV लेस CTS। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रखो। इसी के नीचे एक और बात लिखो, पार्ट नॉट हेल्ड फॉर सेल विल बी एट, जो पार्ट हमारा हेल्ड फॉर सेल नहीं है वो किस पे जाएगा? इक्विटी मेथड। इट मे बी a small portion. It may be a small portion. और मैंने आपसे कहा later investment sold, later इन्वेस्टमेंट बिक गई। जो हेल्ड फॉर सेल थी वो बाद में हमने क्या कर दी? बेच दी। लेटर सोल्ड। जब लेटर सोल्ड कर दी तो फिर हमने कहा check closing balance of investment if it is still associate, continue using equity method। If it is not associate anymore, then discontinue equity method। Bring such investments at fair value of 109। आप उसे 109 के हिसाब से लेकर आए। Any gain or loss should be recorded in P&L। कोई गेन और लॉस है तो हमको वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और लेटर प्लान चेंज, नो नॉट हेल्ड फॉर सेल, कंटिन्यू इक्विटी मेथड्स फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट्स।
लिख करके मुझे बताएंगे। अब जब यहां पहुंच जाएंगे तो मुझे बताएंगे। What if investment is carried at value less than fair value at every? हाँ तो फिर तो पीयूष लेस पे ही चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हट जाऊं आगे से। हमारे पास इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ हम आपको बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल बना करके लिख करके मुझे बताइए फटाफट से, मैं आपके इंतजार कर रहा हूं। बस खत्म होने ही वाला है अब बेटा, अब तो कुछ बचा नहीं है, अब मैं खड़ा हो जाता हूं। एग्जाम्पल, parent holds investments in associates कितनी 26% stake, whose value in consolidated statements as per equity methods is rupees 10 lakh. फिर on 1/3/21 parent classifies 30% of such investments as held for sale. Whose fair value less CTS is rupees 2,50,000. और 31 मार्च 21 फेयर वैल्यू लेस CTS is rupees 2,40,000 and if equity method is applied, value for all investments in associate will be rupees 11 lakhs. On 30th June 21, entity sold investments held for sale. Parent is still holding associates. Status of investor for associates. Equity value, equity method value for remainder investments is rupees 7,40,000. Investments were sold
फॉर ₹2,90,000। ठीक है। केस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 21 एंड 30 जून 21 along with gain loss on sale। मैं आपके साथ और भी केस करूंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे करूंगा। क्वेश्चन लिख लिया हो तो मुझे बताएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर उस चार्ट को समझाने के लिए मुझे क्वेश्चन की सहायता लेनी पड़ रही है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ऋषि, सौरभ, कर्णिका, मानव, नमन, शौर्या, काजल, सुमित, कार्तिक, रोहित, उत्सव। अभय ने कहा क्या ये इन्वेस्टमेंट में कभी आया है, ये हमारे एग्जाम में कभी आया है? द आंसर इज नो। तो अभय या तो मुझे लिख कर दे दो कि हाँ ये एग्जाम में नहीं आ सकता है। मे बी, आई एम नॉट सेइंग कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं आएगा, आप मुझे लिख कर दे दो, मैं छुड़वा देता हूं। अगर तुम ये मुझे लिख कर देते हो कि हाँ मैं जिम्मेवारी लेता हूं सभी बच्चों की, तो मैं छुड़वा देता हूं। नहीं छुड़ा सकते ना, चुपचाप करो। यहां पर नालायक अभय सुबह सुबह डांट खा रहे हैं। मुझे ये बताओ, हमने अपने पास इन इन्वेस्टमेंट्स को 26% स्टेक को खरीदा। ये कितने पर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी कायदे से, मुझे आप ये बताओ। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ, तो इसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? सॉल्यूशन, मुझे ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स ये परचेज जो कर रखी थी ना, ये इक्विटी मेथड, ये मान लो 1/1/21 का है, तो मुझे ये बताओ 1121 को हम अपने पास बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट्स को दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स। बताइए कितने रुपए की दिखाएंगे? प्लीज टेल मी। 1/1/2021 को बताओ क्या होगी? आराम से सोचो। 1/1/21 को तो मैंने कुछ चेंज ही नहीं कर रखा। मैंने तो कहा 1/1/21 को तो सिर्फ यही है भाई, सिर्फ यही है, कुछ हेल्ड फॉर सेल ही नहीं है। और इक्विटी मेथड मैंने लगा के दे दिया आपको 10 लाख रुपए। यू शुड हैव नो प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन। नाउ प्लीज टेल मी, 1 मार्च को हमने अपने पास क्लासिफाई कर दिया 30% ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। तो मुझे ये बताओ 26% का 30% अगर मैं कर दूं तो इतना पार्ट हेल्ड फॉर सेल है, हुज फेयर वैल्यू लेस सीटीएस इज 2,50,000। वैसे क्या इस दिन आप बैलेंस शीट बनाने वाले हैं? क्या 1 मार्च को आप बैलेंस शीट बनाने वाले हैं? 1 मार्च को तो बनाने वाले नहीं बैलेंस शीट, अनलेस आपको मांगी जाए बैलेंस शीट तो तभी बनाओगे। इसका मतलब यह पॉइंट हमारे लिए बेकार हो गया। 31 मार्च पर आ जाओ। मैं अपने पास लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स हेल्ड फॉर सेल एंड अदर। ओ माय गॉड, इसका मतलब मैं अब लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हेल्ड फॉर सेल एंड अदर। मुझे ये बताना जरा, आपके पास जो हेल्ड फॉर सेल है वो कितना पार्ट है? अगर मैं 26% का 30% कर दूं तो कितना पार्ट हेल्ड फॉर सेल है? 7.8% हेल्ड फॉर सेल है। मुझे ये बताओ जो हेल्ड फॉर सेल नहीं है वो कितना है? वो हो गया हमारे पास 18.2%, विच इज नॉट हेल्ड फॉर सेल। क्या ऐसा हो सकता है कि 18.2% पे वो एसोसिएट का स्टेटस ही लूज कर जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं साहब 18.2% पे वो हमारी एसोसिएट ही नहीं है?
तो मैंने आपसे कहा है आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? अब पढ़िए उधर। मैंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेल है तो उन्हें एफवी लेस सीटीएस पर दिखाओ, नॉट हेल्ड फॉर सेल को इक्विटी मेथड से दिखाओ, इट मे बी अ स्मॉल पोर्शन, हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या आपको मेरी बात यह समझ में आ गई कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? क्या मुझे आपको पहली बात समझ में आ गई कि जब स्मॉल पोर्शन, सर मान लो भगवान ना करता ये आप कहते हो 19% है और ये कर देते आप 7% है, तब भी क्या इक्विटी मेथड लगता? द आंसर इज यस, ये इक्विटी मेथड लगता और ये फेयर वैल्यू लेस सीटीएस लगता। सर अगर ये 1% हो जाता, ये 25% हो जाता, क्या तब भी ऐसा होता? नाउ यू टेल मी द आंसर। आपने 25% अपने पास रखी हुई है हेल्ड फॉर सेल, 1% आपके पास, तो क्या अभी भी 1% इक्विटी मेथड पे चलेगा? हां, क्योंकि आपके हेल्ड फॉर सेल होने के बावजूद आज के दिन में वो बिकी नहीं है इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब आज भी आपके लिए वो एसोसिएट का दर्जा रखती है, आपने रखा हुआ है हेल्ड फॉर सेल। यू आर अंडरस्टैंडिंग? मुझे ये बताओ, अब मैं यहां पर अपना जो एक्चुअल है वो लिख देता हूं, दिस इज 7.8% एंड दिस इज 18.2%। 31 मार्च को फेयर वैल्यू लेस सीटीएस 240 है, तो हम इसको 240 लिखेंगे। और मुझे बताओ आज ऑल इन्वेस्टमेंट का इक्विटी मेथड 11 लाख है, तो हमने तो अपने पास 70% रखी हुई है, तो इसका मतलब यह होना चाहिए 7,70,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है जो रखी हुई है, आपने 30% रखी हुई थी सेल के लिए, तो इसका मतलब 70% पार्ट नॉट फॉर सेल है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,70,000, उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। मुझे वैसे ये बता दो कि आप अपने पास इस कैटेगराइजेशन से जो अदर इक्विटी में लॉस डालोगे, फटाफट से बताओ कितने का लॉस डालोगे? क्योंकि आपने 11 लाख रुपए की रिकॉर्ड करनी थी, तो 11 लाख का 30% आपने 330 का रिकॉर्ड करना था, बट 240 का रिकॉर्ड किया, तो 90,000 का आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को इतने रुपए से रिड्यूस कर दिया। चल सकते हैं आगे? फटाफट से बताइए। निखिल कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आई। निखिल, 1 मार्च को हेल्ड फॉर सेल जब निकाला था तो 2.5 लाख था, पर 31 मार्च को जब आपने फेयर वैल्यू लेस सीटीएस देखी है तो 240 है, तो मैं तो आज की बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो आज तो मैं अपने पास 240 लिखूंगा। मल्लिका पूछ रहे हैं सर ये 18.2% का क्या रेलेवेंस है? ये कोई रेलेवेंस नहीं है, ये मैं आपको ये बताना चाहता था दैट दिस पोर्शन में बी लेस देन 20%, स्टिल यू विल कंटिन्यू टू अप्लाई इक्विटी मेथड। ओके, अगर मान लीजिए मैं आपको ये ना बताना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल सकते हैं आगे? फटाफट से बताओ। ये बताओ 90,000 कहां से आया? मैं भूल गया, फटाफट से बताओ ये 90,000 कहां से आया? कोई बता ही नहीं रहा। स्नेहा कह रहे 90 को छोड़ो, 770 भी समझ नहीं आया कहां से आया। ये बताओ अगर मैं ये हेल्ड फॉर सेल ना करता तो मैं इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाता? मैं 11 लाख की दिखाता ना अपने पास, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाता? 11 लाख की दिखाता। ओके, अब मैंने अपने पास 70% तो नॉट हेल्ड फॉर सेल है, वो तो यही दिखाई है, और 30% मैंने 240 की दिखाई है। दिखानी कितने की चाहिए थी? 330 की दिखानी चाहिए थी, 330 की दिखानी चाहिए थी। इसका मतलब मैंने अपने पास ड्यू टू इंड एस 105 मैंने कितने रुपए से अपने इन्वेस्टमेंट को डाउन कर दिया है? 90,000 रुपए से डाउन कर दिया है, क्योंकि मेरी इंटेंशन टू सेल हो गई है और मैंने इक्विटी मेथड उस इन्वेस्टमेंट के पार्ट के लिए नहीं लगाया है। क्या आगे चल सकता हूं? मुझे फटाफट से बताइए, जल्दी से कहिए, क्या मैं आगे चल सकता हूं? तुषार ने कहा हां, उत्सव हां, राशि, ऋषि, भोला, काजल। चलो जी आगे चलते हैं। 30 जून को क्या हुआ? फटाफट से बताओ, 30 जून 2021 को क्या हुआ? कह रहा 30 जून को ये इन्वेस्टमेंट बिक गई है, ये इन्वेस्टमेंट बिक गई है। विशाल फिर पूछ रहे हैं 90,000 कहां से आया? विशाल देखो दोस्त, आगे पीछे होने से हमारा फ्लो टूटता है। जब सब पूछ रहा था तब आप बताते नहीं, बाद में जब बोलते हैं तो सारी क्लास को दिक्कत होती है।
इक्विटी मेथड लगाते विशाल तो तुम 11 लाख की इन्वेस्टमेंट यहां लिखते। मैंने इक्विटी मेथड जो लगाया सिर्फ 70% पार्ट के लिए लगाया है। दिस इज 70% पार्ट। ओके, तो यानी 11 लाख का 70% 770, और जो 30% पार्ट था मैंने वो 330 की जगह 240 लिखा है, इसलिए 90,000 का लॉस आ रहा है। अब आगे चलूं? क्या अब आगे चल सकते हैं? शौर्य ने कहा ओके, विशाल ओके। और चलिए मेरी बात सुनिए, 30 जून को हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, सोल्ड कर दिया। पेरेंट इज स्टिल होल्डिंग स्टेटस ऑफ इन्वेस्टर फॉर एसोसिएट। क्या अभी भी वो एसोसिएट मानी जा रही है? द आंसर इज यस। मैंने आपसे कह दिया कि मैंने क्वेश्चन में कह दिया, मैंने कहा साहब 18.2% को भी एसोसिएट ही मानना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताओ, अब मैं अपने पास जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? स्टिल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। वैसे ये बताओ, अब आप कितना परसेंट होल्ड कर रहे हो? सिर्फ 18.2% ही होल्ड कर रहे हो। यही है, बाकी तो बिक ही गया आपके पास। और वो कहता है इक्विटी मेथड फॉर द रिमाइंडर इन्वेस्टमेंट जो बची हुई है वो कितने का है? इसका इक्विटी मेथड से वैल्यू है 740, इसकी वैल्यू है 740। एनी प्रॉब्लम? इसका मतलब ये 740 रुपीज की मेरे पास आ जाएगी। और मुझे ये बता दीजिए, जो इन्वेस्टमेंट बिक गई है 2,90,000 रुपए की, उसका प्रॉफिट एंड लॉस आप अकॉर्डिंगली ऑन सेल बता दो कितने का है। भाई जो 240 की इन्वेस्टमेंट थी 290 की बिक गई है, तो हमारा 50,000 रुपए का गेन हो गया होगा, गेन ऑन सेल। यानी 50,000 रुपीज का मेरे को गेन ऑन सेल हो गया होगा। क्या ये जो मैंने केस बनाया, इधर के बाद बताओ मैंने कौन सा वाला केस का एग्जांपल दिया है? ये वाला तो मैंने समझा दिया। अब कौन सा वाला दिया है? मैंने कहा सेल होने के बाद चेक करो क्या अभी भी वो एसोसिएट है। अगर वो एसोसिएट है तो आप इक्विटी मेथड कंटिन्यू करते रहो। यही किया मैंने, और कुछ नहीं। अनमोल कह रहा 50,000 कहां से आया? बेटा हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा है 290 का, जिनको आपने बुक्स में कैरी कर रखा है 240 का, तो आपको 50,000 रुपए का गेन हो गया। हाँ निखिल, ये लॉस है, दिस इज लॉस, 90,000 का लॉस है ये। ठीक है निखिल, मुझे ये बताओ, मैं इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहता हूं। हाँ, सब डेट्स पर बैलेंस शीट बनी एक्सेप्ट करने का पूछ रहे हैं सर आपने। ये मैंने ना अपना क्वार्टर एंड बोल दिया, ये ईयर एंड बोल दिया, ये क्वार्टर एंड बोल दिया। 1 मार्च वाइज नॉट नथिंग एनी डेट, इसलिए मैंने उसको इग्नोर नहीं किया है। हाँ सुमृत, अभी एसोसिएट को चेक करने के लिए मैंने कहा 20% देखते हैं, पर अगर आपको कह दिया जाए कि 18% पर भी एसोसिएट है तो आप उसको एसोसिएट मानेंगे। ओके सुमृत, आई वॉन्ट टू चेंज दिस क्वेश्चन। तो मुझे फटाफट से बताइए, मैं इसका प्रिंट आउट लेकर के चेंज कर देता हूं। हाँ शुभम, शुभम ये आपको वैसे अगर पूछे, थ्योरी में पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या था। वी कांट से कि एग्जाम में वो थ्योरी में किस कंटेक्स्ट में पूछ सकता है, और है ये थ्योरी का, मैंने इसे प्रैक्टिकल की शेप दी है। मैंने कहा एंटिटी सोल्ड, और मैंने कहा पेरेंट इज नॉट होल्डिंग स्टेटस ऑफ, पेरेंट इज नॉट होल्डिंग स्टेटस ऑफ इन्वेस्टर फॉर एसोसिएट्स, और यहां पर आप अपने पास लिख दो फेयर वैल्यू, अब इक्विटी मेथड नहीं बोल रहा, फेयर वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इन्वेस्टमेंट या रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स इज ₹8 लाख। लो साहब, मैंने अब अपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। हाँ दीपांशु कह रहा अब हम कैसे चेंज करें? तो दीपांशु देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। दीपांशु ने बड़ी अच्छी बात करी है कि सर आपने तो उठाया और अंगूठा लगा दिया, आपका तो काम हो गया, हमारा कैसे काम होगा? दीपांशु भावनाओं को समझो, ये चार्ट समझा रहा हूं आपको मैंने अपने पास इस एग्जाम्पल की सहायता से चार्ट समझा रहा हूं। एग्जाम्पल इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर तुम मेरी बात समझ करके ये चार्ट समझ जाओ तो मेरा काम हो जाता है और आपका भी हो जाता है। ओके, स्टिल आपको लगता है कि नहीं बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है, तो इसका प्रिंट आउट मिलेगा, उतनी जगह छोड़ देना, बाद में क्लास खत्म होने के बाद डाउनलोड करके आप उसको अपने हिसाब से लिख लेना। ओके दीपांशु, तो मुझे ये बताओ,
मैंने कहा कि अगर मान लीजिए अब ये मेरे पास एसोसिएट का स्टेटस नहीं रहता तो क्या होगा। तो बताओ इसके अंदर कौन सा चेंज आ रहा है? सिर्फ 30 जून का ही चेंज आ रहा है ना। 30 जून के ऊपर आप आंसर देंगे, बाकी में तो दिक्कत नहीं है। फटाफट से रिया कह रहे हैं फिर से आप बताना आपने कहां कहां चेंज किया है। मैंने ये लाइन चेंज की है, सिर्फ ये लाइन, सिर्फ मैंने ये लाइन चेंज की है। मैंने ये लिख दिया है कि पेरेंट के लिए अब वो एसोसिएट नहीं है, और मैंने लिख दिया है कि अब उनकी फेयर वैल्यू 8 लाख रुपए है। बाकी मैंने सब कुछ वही लिखा है। उधर आ जाइए, पहले नोट्स पढ़ते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इफ इट इज नॉट एसोसिएट एनी मोर, अगर वो एसोसिएट का स्टेटस लूज कर जाते हो, देन डिसकंटिन्यू इक्विटी मेथड। बिल्कुल लॉजिकल है, जब एसोसिएट ही नहीं है अब तुम क्यों इक्विटी मेथड लगा रहे हो भाई? अच्छा, जब तुमने हेल्ड फॉर सेल किया था तब डिसकंटिन्यू करना है क्या? जब खाली हेल्ड फॉर सेल है तो तब डिसकंटिन्यू नहीं करना। लेकिन जब बिक गया और अब आपकी एसोसिएट ही नहीं बची, अब आप उसे इक्विटी मेथड पर नहीं ला सकते। अब आपको उसे किस पर लाना होगा? अब आपको इंड AS 109 की फेयर वैल्यू पर लाना होगा और उसका डिफरेंस P&L में डालना होगा। अब मुझे फटाफट से ये बता दो 30 जून 2021 को मैं यहां लिखूंगा इन्वेस्टमेंट्स, नॉट इन एसोसिएट्स, बस इन्वेस्टमेंट्स। मुझे ये बताओ कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट्स दिखाऊंगा, फटाफट से बताओ। विशाल, मुझे सच में अभी तक बिल्कुल याद नहीं आया कि दूल्हे का मैंने क्या एग्जाम्पल, इसमें दूल्हा आ कहां से रहा है, मेरे को तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रही। दिस इज इक्वल टू 8 lakhs, ये 8 लाख आएगा। क्या ये फेयर वैल्यू है? द आंसर इज यस, दिस इज फेयर वैल्यू। वैसे एक बात बताओ, जब आप इसे फेयर वैल्यू पर लिखोगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एट इक्विटी मेथड फेयर वैल्यू पर लिखोगे, तो एनी रिजल्टेंट डिफरेंस, अगर कोई लेजर में डिफरेंस आता है तो डिफरेंस कहां जाएगा? मेरे को समझ नहीं आ रही। आप उसे इक्विटी मेथड पे अच्छा भला चला रहे थे, अब आप उठा के फेयर वैल्यू ले आया है, तो क्या करें? इसका मतलब वो कहां जाएगा? वो P&L में जाएगा। दिस विल गो टू P&L अकाउंट। तो आई होप आप अपने पास रिजल्टेंट डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू P&L। और सेल का प्रॉफिट तो अभी भी जो है, सेल का जो गेन है 50,000 रुपए का, वो तो अभी भी कहां जाएगा? इन P&L। जो सेल पर हुआ था वो भी हमारे पास चला जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है भाई, बच्चे ने लिखकर बहुत मेहनत से भेजा है दूल्हे वाला एग्जाम्पल, पर चलो ठीक है, उसको छोड़ो, ऐसी की तैसी करा गया एग्जाम्पल। मुझे समझ में अभी भी नहीं आया कि उसका हेल्ड फॉर सेल से क्या मतलब हुआ। दूल्हा के बिकने के लिए तैयार होता है क्या? नालायक। कैसी अजीब बातें करते हैं बच्चे। चलो वापिस आते हैं, इधर चलते हैं वापिस। अच्छा, अगर मान लो हम अपना लेटर ऑन प्लान चेंज कर दें तो क्या होगा? फटाफट से बताओ। लेटर ऑन अगर हम प्लान चेंज कर दें और कहें नहीं नहीं हमने तो बेचना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें आपने लिखा था फेयर वैल्यू लेस CTS, उन्हें वापस किस पर ले आओगे? इक्विटी मेथड डिफरेंस कहां डाल दोगे? P&L में डाल दोगे। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अच्छा तरीका है P&L को ऊपर नीचे करने का, हेल्ड फॉर सेल करो, प्रॉफिट की वैल्यू बदल जाएगी उसके अंदर। तो देयर आर सम कंडीशंस गिवन इन इंड AS 105 व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर क्लासिफाइंग एनीथिंग एज हेल्ड फॉर सेल। ओके, इट इज नॉट सिंपली सेइंग कि मेरे को लग रहा है हेल्ड फॉर सेल तो हेल्ड फॉर सेल हो गया। देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है ना। मल्लिका, हमने ये बोला है कि आप अपने पास वैसे ये इन्वेस्टमेंट ना, मैंने डाटा दिया नहीं कि वैसे इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी मेथड पे आती तो शायद मैंने डाटा रब कर दिया 770 का होता, पर आपने उठाकर 8 लाख लिख दिया, तो 30,000 का जो डिफरेंस है वो P&L में जाएगा। ये पॉइंट था वो। ठीक है, कि जो आपके पास यहां पर जो इक्विटी मेथड की वैल्यू आनी थी, जब आप उसको उठा करके फेयर वैल्यू पर लाओगे तो उसमें डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस P&L में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक थ्योरी पॉइंट था, बट आपको हमने प्रैक्टिकल के साथ जोड़कर बता दिया, और मुझे नहीं लगता कि मैं तीसरे वाले का कोई एग्जाम्पल कराऊं। तो हमने अपनी बात को समाप्त कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।